जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और आज के सेशन में हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन पर। पहले मैं आपको एनसीईआरटी से ये चीज़ें समझाऊंगा जो कि ऑब्वियसली 11th क्लास की होंगी, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी वगैरह। और इसके अलावा पीवाईक्यूज़ करेंगे। काफ़ी सारे पीवाईक्यूज़ हैं इस टॉपिक से, हर साल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। लेक्चर में बहुत सिंप्लीफाई कर दूंगा चीज़ों को और पीवाईक्यूज़ के साथ फिर रिकॉल करने में काफ़ी आसान होगा। ओके, तो वेजिटेशन का मतलब समझते हैं। देखिए, वेजिटेशन का मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब है कि एक प्लांट कम्युनिटी जो कि लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक अनडिस्टर्ब रही हैं। इससे क्या होता है, इंडिविजुअल स्पीसीज खुद को एडजस्ट कर पाते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग और सॉइल कंडीशन के अकॉर्डिंग, जितने अच्छे तरीके से हो सके। तो आप समझ पा रहे हैं वेजिटेशन का मतलब क्या है कि एक प्लांट कम्युनिटी जो अनडिस्टर्ब रह गई हैं, इससे जो इंडिविजुअल स्पीसीज हैं वो खुद को क्लाइमेट और सॉइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पा रहे हैं। हमें पता है कि इंडिया में बहुत ही ग्रेट वैरायटी देखने को मिलती है नेचुरल वेजिटेशन की, इनफैक्ट स्पीसीज की भी। इंडिया में बहुत तरह के पेड़ हैं, फूल हैं और बहुत तरह के जीव हैं। हिमालयन हाइट आर मार्क्ड विद टेम्परेट वेजिटेशन। हिमालय में टेम्परेट तरह की वेजिटेशन है। अभी मैं समझाऊंगा टेम्परेट वेजिटेशन का मतलब क्या है। वेस्टर्न घाट और अंडमान एंड निकोबार वगैरह में हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, और डेल्टाइक वाले जो रीजन है जिनमें डेल्टा है उनमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और मैंग्रूव्स हैं। इसके अलावा जो डेजर्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज हैं वो कैक्टस के लिए, ये कैक्टस का प्लूरल होता है कैक्टाई, उनके लिए फेमस है। और जो कि एक वाइड रेंज है बुशेज और थोर्नी वेजिटेशन की। थोर्नी का मतलब कांटेदार वाले वेजिटेशन की। ठीक है, तो क्लाइमेट के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी बदलता है, यानी इससे हमें समझ आ रहा है कि वेजिटेशन डिपेंड करता है क्लाइमेट पे, सॉइल पे। और ये बहुत सारे फैक्टर हैं, बट ये दो मेजर फैक्टर हैं जो वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं। तो किसी भी जगह का वेजिटेशन डिपेंड करेगा कि वहाँ का क्लाइमेट और सॉइल कैसा है। ठीक है, फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम क्लासीफाई करते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन में, डेसिडुअस में, ट्रॉपिकल थॉर्न में, माउंटेन फॉरेस्ट में और लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट में, यानी दलदली तरह के। थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं, वैसे हमने कई बार इन चीज़ों को समझा है। देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन का मतलब क्या है। इनका मतलब यह है कि इनमें जो एरिया है वो वार्म और ह्यूमिड होंगे। ठीक है, वार्म और ह्यूमिड एरिया में ये देखने को मिलेंगे। ह्यूमिड का मतलब नमी होता है। अब नमी की बात हो रही है तो बारिश भी ठीक ठाक देखने को मिलती है, अच्छी खासी इनफैक्ट। तो 200 सेंटीमीटर जो है वो बारिश है और एनुअल टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो एवरग्रीन मतलब सदाबहार, जो हमेशा हरे भरे हैं। तो आपसे मैं पूछता हूँ, किसी भी पेड़ पौधे को हरे भरे होने के लिए क्या चाहिए? अच्छी बारिश चाहिए, अच्छा टेम्परेचर चाहिए। तो यही बात है कि ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। अब देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपको समझ आ जाना चाहिए कि यहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिलती है। खास तौर से मेघालय वगैरह में हम देखते हैं, मासिन राम और चेरापूंजी में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। और वार्म और ह्यूमिड एरिया भी हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होती हैं वेल स्टेटिफाइड होती हैं विद लेयर्स क्लोजर टू द ग्राउंड एंड आर कवर्ड विद श्रब्स एंड क्रीपर्स। क्रीपर्स मतलब लत वाले पौधे हैं जिनमें लतें होती हैं। ठीक है, और टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज में फॉलोड बाय टॉल वेराइटी ऑफ ट्रीज, यानी पहले शॉर्ट स्ट्रक्चर ट्रीड हैं और उसके बाद लंबे वाले वेराइटी वाले ट्रीज भी हैं। दैट मीन्स ये स्टेटिफाइड हैं। ठीक है, स्टेटस का मतलब लेयर होता है। उसके बाद इन फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि ट्रीज काफ़ी ऊंचाई में रहती हैं, 60 मीटर और अबव, क्योंकि एवरग्रीन है, बारिश अच्छी खासी है तो ग्रोथ भी अच्छा खासा है। कोई डेफिनिट टाइम नहीं है। देखिए, एवरग्रीन मतलब सदाबहार, और सदाबहार यानी पत्ते रहेंगे इनमें। तो इनके पत्ते ना झड़ते नहीं है, कोई खास टाइम पीरियड नहीं है झड़ने का। झड़ते हैं बट कोई खास टाइम पीरियड नहीं है झड़ने का कि इस पर्टिकुलर सीजन में आकर पत्ते अपने लीव्स को सेट कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है। आपसे पूछेंगे एग्जाम में, बताइए कि किस पर्टिकुलर फॉरेस्ट में कोई खास तरह का डेफिनिट टाइम नहीं है लीव सेट करने का, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा एवरग्रीन। और फ्लावरिंग और फ्रूटेशन का भी कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है। और इस तरह के फॉरेस्ट ग्रीन दिखते हैं, नाम में ही एवरग्रीन है। और इनमें स्पीसीज बहुत ज़रूरी हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत पूछते हैं पेपर में। रोजवुड है, महोगनी है, एनी है और इबोनी है। ठीक है, तो रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी ये कौन है? ये एवरग्रीन वाले हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेमी एवरग्रीन की बात करते हैं। वैसे आप इसे याद रख सकते हो ट्रिक से, मेयर, काफ़ी आसानी से याद रह जाएगा, मेयर से आप याद रख सकते हो। जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो लेस रेनी पार्ट में देखने को मिलते हैं, इन्हीं रीजन में। देखिए, सेमी का मतलब आधा है ना, अर्ध।
तो ये अर्ध सदाबहार क्यों है? बिकॉज इनमें थोड़ा कम बारिश है, लेस रेनी पार्ट में ये देखने को मिलते हैं। इनमें एवरग्रीन भी है और मोस्ट डेसिडुअस है। मोस्ट का मतलब नमी वाले डेसिडुअस। और जो अंडर ग्रोइंग क्लाइंबर है वो एक एवरग्रीन कैरेक्टर प्रोवाइड करते हैं इन फॉरेस्ट को। इनमें कौन कौन से स्पीसीज हैं? तो वाइट सेडार है, होलुक है और केल है। ठीक है, ये तीन है, वाइट सेडार, होलुक और केल। ये आप देख सकते हो, ये होलुक ट्री है। और ये जो ट्रीज है ना वो मोस्टली मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि जो ये रेंजेस है, मतलब हिमालयन रेंजेस के आसपास या जो बहुत ऊंचाई वाले हैं, तो उनमें जो ट्रीज होते हैं वो मेडिसिनल पर्पस के लिए मोस्टली होते हैं। और आप अंदाज़ा ये भी लगा सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश ज़्यादा है। और ब्रिटिशर्स को पता ही था फॉरेस्ट वगैरह के बारे में, तो इन्होंने बहुत एक्सप्लोइटेशन किया। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो ओक फॉरेस्ट है गढ़वाल और कुमायूं वाले रीजन में, इनको इन्होंने चीर में बदल दिया। क्यों? क्योंकि वही बात है, फिर चीर का ज़्यादा पर्पस है, इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है। और फॉरेस्ट को भी क्लियर कर दिया गया ताकि इन्होंने टी, रबर और कॉफ़ी को ये इंट्रोड्यूस कर पाए इन रीजन्स में, बिकॉज इनकी वैल्यू ज़्यादा है। और इसके अलावा टिम्बर्स वगैरह भी इन्होंने यूज करा एक्टिविटीज़ के लिए, और कमर्शियल यूज इन्होंने मोस्टली देखा। अब बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस की। तो देखिए, सबसे ज़्यादा बड़े एरिया में ट्रॉपिकल डेसिडुअस ही देखने को मिलता है और इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। और जहाँ पे बारिश 70 से 200 के बीच हो वहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडुअस होते हैं। और इन्हें दो कैटेगरीज में हम डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से दो कैटेगरीज हैं वो देखते हैं। पहले देखिए, जहाँ पे जो हायर रेनफॉल वाले रीजन हैं उनमें पार्क लैंड लैंडस्केप है, जिनमें टीक और बाकी ट्रीज देखने को मिलते हैं। और जब ड्राई सीजन शुरू होता है तो जो ट्रीज़ हैं वो अपने पत्ते कंप्लीटली गिरा देते हैं और फॉरेस्ट एक ग्रास लैंड के जैसा अपीयर होता है विद नेकेड ट्रीज ऑल अराउंड, बिकॉज सारे पत्ते गिर गए हैं गर्मियों के सीज़न के स्टार्टिंग में। तेंदू, पलास, अमलतास, बेल, खेर, एक्सलूड वगैरह ये जो हैं वो इन फॉरेस्ट के कॉमन ट्रीज़ हैं। तो इनमें ट्रीज़ के नाम याद रखिएगा, तेंदू के पत्ते, और पलास, अमल्टास, बेल, खेर, एक्सलूड वगैरह ये तेंदू के पत्ते की कमर्शियल वैल्यू है। देन ट्रॉपिकल थॉर्न की बात करते हैं। तो थॉर्न का मतलब ही होता है कांटा। कांटे वाले यहाँ पे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं जिनमें कम रेनफॉल है, 50 सेंटीमीटर से कम। इनमें भी वेराइटी ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स होते हैं और ये सेमी एरिड एरियाज ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन स्टेट्स में मोस्टली फैले हुए हैं। और इनमें जो फॉरेस्ट है, इन फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं वो लीफ लेस होती हैं साल के ज़्यादातर पार्ट्स में, और इससे एक स्क्रब वेजिटेशन देखने को मिलता है। इनमें इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी? जो कांटे वाले हों, जैसे बबूल के कांटे आपने सुने होंगे, बेर में भी कांटे होते हैं। इसके अलावा डेट पाम, खेर, नीम, खेजड़ी, पलास, तो ये सब जो है वो मोस्टली इनके स्पीसीज हैं थॉर्न फॉरेस्ट के। तो थॉर्न फॉरेस्ट समझ आ गया, बारिश कम होगी, 50 सेंटीमीटर से कम होगी। देन माउंटेन है, तो माउंटेन का मतलब होता है माउंटेनियस एरियाज। तो माउंटेनियस एरियाज में क्या होता है, ऊंचाई बढ़ती है तो टेम्परेचर घटता है, तो उसके अकॉर्डिंग वेजिटेशन भी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो वेजिटेशन भी बदलेगा। इसे हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं? तो नॉर्दर्न माउंटेन फॉरेस्ट और सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट। तो हिमालयन रेंजेस में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ इनका वेजिटेशन भी चेंज होता है। तो ट्रॉपिकल टू टुंड्रा देखने को मिलेगा अल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग। और जो डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं ये हिमालयाज के फुटहिल में देखने को मिलते हैं। इसके बाद वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जिनकी एल्टीट्यूड 1000 से 2000 मीटर है, ये देखने को मिलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हायर हिल वाले रेंजेस में हम देखते हैं कि एवरग्रीन ब्रॉड लीफ ट्रीज जैसे ओक, चेस्टनट्स वगैरह प्रीडोमिनेंट हैं। 1500 से 750 मीटर तक पाइन फॉरेस्ट वेल डेवलप्ड है, जिनमें जो चीर पाइन है ये एक कमर्शियल ट्री है, बहुत कमर्शियल वैल्यू है पाइन की। देन देवदार, देवदार एक हाईली एंडेमिक स्पीसीज है। जो देवदार के पेड़ हैं ये खास तौर से वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन रेंजेस में देखने को मिलते हैं, बिकॉज ये एंडेमिक स्पीसीज है। अब देवदार के पेड़ ना बहुत मजबूत होते हैं, वेरी ड्यूरेबल, और इनका जो यूज़ है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है। सेम जो चिनार है, वालनट है, ये भी सस्टेन करते हैं कश्मीर हैंडीक्राफ्ट में, और चिनार बहुत ज़्यादा फेमस है कश्मीर में। इसके अलावा ब्लू पाइन और जो स्प्रूस है ये भी अल्टीट्यूड काफ़ी ऊंचाई है, ये 2225 से लेकर 3000 मीटर तक देखने को मिलते हैं। इसी जोन के बहुत सारे प्लेसेस में हम देखते हैं कि टेम्परेट ग्रासलैंड भी हैं, और जो हायर रीचेज हैं इनमें ट्रांजिशन है टू अल्पाइन फॉरेस्ट एंड पेस्चर्स। सिल्वर फीर, जूनिपर, पाइन्स, बर्च एंड रोडोडेंड्रोन, एक एक नाम इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये सारे ट्रीज़ के नाम हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो
तो ये हाइट में बहुत ज़्यादा ऊंचाई में 3-4 किलोमीटर के आसपास ये देखने को मिलते हैं। और इनमें जो पेस्चर्स हैं ये एक्सटेंसिवली ट्रांस ह्यूमान्स बाय ट्राइब्स लाइक गुज्जर्स, बकरवाल, भोटियाज एंड गद्दीज। तो आप समझ रहे हो पेस्चर वाली एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज होते हैं। देन इनका जो सदर्न स्लोप है हिमालय का, इनमें थिकर वेजिटेशन है। क्यों? क्योंकि जो हाइट है वो रिलेटिवली थोड़ी कम है, तो प्रेसिपिटेशन भी थोड़ा कम है। हायर एल्टीट्यूड में हम देखते हैं कि मोसेस और लाइकेन जो है ये भी टुंड्रा वेजिटेशन का पार्ट होते हैं। जो सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट है इनमें कौन से फॉरेस्ट हैं? तो 3 डिस्टिंक्ट एरियाज के फॉरेस्ट हैं, वेस्टर्न घाट, विंध्यास और नीलगिरी। अब ये ट्रॉपिक्स के ज़्यादा क्लोजर हैं, इसलिए वेजिटेशन जो है टेम्परेट देखने को मिलता है हायर रीजन में, और सब ट्रॉपिकल देखने को मिलता है लोअर रीजन में, खास तौर से केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है इन्हें सोलाज कहते हैं नीलगिरी में। तो वैसे फॉरेस्ट जो टेम्परेट हैं और नीलगिरी रीजन में है उन्हें हम सोलाज कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है, सीडीएस में, सिविल सर्विसेज में, हर एग्जाम में से क्वेश्चन पूछा गया है। देन अन्नामलाई और पालनी हिल्स में भी खास तौर से हम देखते हैं कि इन फॉरेस्ट को हम टेम्परेट फॉरेस्ट को हम सोलाज के नाम से जानते हैं। सम ऑफ द अदर ट्रीज कौन है इस फॉरेस्ट की जिनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है? तो मैग्नोलिया है, लॉरेल है, सिंकोना है और वेटल है। सिंकोना आपको पता होगा मलेरिया की दवाई के रूप में भी इसे यूज करते हैं। और कुछ फॉरेस्ट तो सतपुड़ा और मैकाल रेंज में भी देखने को मिलते हैं जो इस कैटेगरी के हैं। ठीक है। देन लिटोरल और स्वैम्प है। तो देखिए वेटलैंड्स की ये बात कर रहे हैं, जो दलदली एरियाज है मोस्टली, तो 70% तो इनका पैडी कल्टीवेशन के अंदर है। बिकॉज हमें पता है जो पैडी के खेत होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा बारिश चाहिए, तो इससे स्वैम्पी एरिया ये बन जाते हैं। और 2 साइड जैसे चिल्का लेक और जो केवला देव हैं ये वाटर फॉल हैबिटेट के रूप में अंडर द कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी रामसर कन्वेंशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर फॉल हैबिटेट के अंदर शामिल है। वाटर फॉल मतलब वही वाटर लॉक्ड एरियाज हैं ये। तो एग्जाम में ये पूछते हैं कि बताइए रामसर कन्वेंशन के अंदर वाटरफॉल में कौन कौन शामिल है? तो चिल्का लेक है और केवला देव है। ठीक है, पूछा गया एग्जाम में, फिर से वो रिपीट करेंगे, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन मोस्टली बनते हैं। कंट्रीज वेटलैंड हैव बीन ग्रुप्ड इनटू 8 कैटेगरीज। तो इनमें है रिजर्वायर ऑफ डेक्कन प्लेटू इन द साउथ टुगेदर विद लगून एंड अदर वेटलैंड ऑफ द साउथ वेस्टर्न कोस्ट। इसके अलावा सेलाइन एक्सपेंसेस है राजस्थान, गुजरात और गल्फ ऑफ कच्छ के। फ्रेश वाटर लेक और रिजर्वायर हैं। और इसके अलावा डेल्टा वेटलैंड्स और लगून है। देन फ्रेश वाटर मार्सेज हैं। फ्लड प्लेन है ब्रह्मपुत्रा के। देन इसके अलावा लेक और रिवर्स हैं। देन मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं और अदर वेटलैंड हैं। तो इस तरीके से इन्हें हमें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। देन कंजर्वेशन की बात है, तो कंजर्वेशन तो हम समझेंगे ही। अब हम थोड़ा वर्ल्ड क्लाइमेट को समझते हैं, फिर सारे पीवाईक्यूज इनके कवर करेंगे। तो देखिए वर्ल्ड क्लाइमेट में ना कोपेन का क्लासिफिकेशन आता है क्लाइमेट को लेके, तो ये हमने ऑलरेडी अलग से वीडियो में समझा हुआ है और सारे पीवाईक्यूज किए हुए हैं, और उसे मिक्स करना यहाँ पे सही नहीं होगा। अब देखिए ये ना जब डिवाइड करते हैं तो ग्रुप ए में ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स आता है। और ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 साउथ, तो इनके बीच वाला जो रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, तो इन एरियाज में बारिश ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। आसान सी बातें हैं। सन हमें पता है ओवरहेड होता है थ्रू आउट द ईयर, और ITCZ बनता है जिससे क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बहुत कम है। टेम्परेचर का एनुअल रेंज यानी जो टेम्परेचर में चेंज है हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच वो बहुत ही कम है, यानी कांस्टेंट हाई टेम्परेचर बनी हुई है। एवरेज रेनफॉल भी ज़्यादा है। और जो ट्रॉपिकल ग्रुप है इसे हम 3 तरह से डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मॉनसून और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई। अब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट का मतलब क्या है? तो ये इक्वेटर के पास देखने को मिलता है, और वेट का मतलब भी वही है कि बारिश काफ़ी ज़्यादा होगी। मेजर एरियाज कौन कौन से हैं? अमेजोन बेसिन है साउथ अमेरिका का, वेस्टर्न इक्वेटोरियल अफ्रीका है, इसके अलावा ईस्ट इंडीज़ के आइलैंड हैं। और रेनफॉल भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा थंडर शावर भी आफ्टरनून में एग्जिस्ट करते हैं या देखने को मिलते हैं। जो टेम्परेचर है ये यूनिफॉर्मली हाई है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर नेग्लिजिबल है, यानी जो टेम्परेचर में चेंज है वो बहुत ही कम है। जैसे मैक्सिमम टेम्परेचर 30 है और मिनिमम टेम्परेचर 20 है, तो बस 10 डिग्री का ही फासला है। और जो ट्रॉपिकल रेंज है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है विद डेंस कैनोपी कवर एंड लार्ज बायोडाइवर्सिटी आर फाउंड इन दिस क्लाइमेट, यानी बहुत ही घने जंगल एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद है ट्रॉपिकल मॉनसून। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक खास फीचर है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका में और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलता है।
गर्मी के टाइम पे हैवी रेनफॉल एग्जिस्ट करता है और विंटर ड्राई होता है। और इसके अलावा हमने समझा इसे फिजिकल इन्वायरमेंट वाली बुक में। देन वेट एंड ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं। तो वेट एंड ड्राई जो है ये अकर करता है नॉर्थ एंड साउथ ऑफ AF टाइम क्लाइमेटिक रीजन, और ये बॉर्डर करता है ड्राई क्लाइमेट ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल एंड CF और CW ऑन द ईस्टर्न पार्ट। तो ये लेटर कोड है जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एक्सटेंसिव AW क्लाइमेट जो है ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द अमेजन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील एंड एडजॉइनिंग पार्ट, यानी ब्राज़ील वाले एरियाज़ में खास तौर से ये देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद है, अच्छा हाँ, एक चीज़ और इसमें आप समझो, द वेट सीजन इज़ शॉर्टर एंड द ड्राई सीजन इज़ लॉन्गर विद द ड्रॉट बीइंग मोर सीवियर। यानी जो वेट सीज़न है ये छोटा होता है, शॉर्टर होता है, और जो ड्राई सीज़न होता है ये लॉन्गर होता है। और टेम्परेचर साल भर हाई होती है, और जो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी जो दिन में तापमान में डिफरेंस है वो सबसे ज़्यादा है, ग्रेटेस्ट होता है ड्राई सीज़न में। तो ड्राई सीज़न में ही जो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये सबसे ज़्यादा होता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड ट्री शेडेड ग्रासलैंड अकर इन दिस क्लाइमेट। तो इनमें डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्टली देखने को मिलते हैं। हम बात करें ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई की, तो वेट एंड ड्राई का खास फीचर क्या है आपसे वो पूछेंगे, तो क्वेश्चन में वो यही लिखेंगे कि जो ये सीज़न है यानी ये जो वेट सीज़न है ये शॉर्टर होता है, और जो ड्राई सीज़न है ये लॉन्गर होता है, और जो ड्रॉट है वो ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा सीवियर होता है, यानी बारिश की कमी, सुखाड़ वाला जो एरिया है वो देखने को मिलता है। टेम्परेचर हाई होता है, और जो डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर है ये भी ग्रेटेस्ट होता है। ठीक है, तो ये एक बात है, और ड्राउट वगैरह सीवियर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। देन ड्राई क्लाइमेट की बात करते हैं। तो ड्राई क्लाइमेट नाम से समझ आ रहा है यहाँ पे बारिश क्या होगी, बहुत ही कम होगी, इवन प्लांट्स की ग्रोथ तक भी नहीं हो पाती, इतनी कम बारिश होती है। और ये जो क्लाइमेट है ये लार्ज एरिया ऑफ प्लेनेट को कवर करते हैं, एक्सटेंडिंग फ्रॉम 15 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। At low altitude from 15 to 30 they occur in the area of subtropical high where subsidence and inversion of temperature do not produce rainfall। तो इस पर्टिकुलर एरिया में रेनफॉल वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं, और इन चीज़ों को हम और डिटेल में समझेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो वेस्टर्न मार्जिन में खास तौर से जैसे अगर हम देखें तो साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न मार्जिन है इन एरियाज में भी हम देखते हैं कि ये ज़्यादा इक्वेटर वॉर एक्सटेंडेड हैं। और इसके बाद ड्राई क्लाइमेट को भी हम स्टेपी, जिसे सेमी अरिड कहते हैं, या फिर डेजर्ट क्लाइमेट, दो तरीके से हम इन्हें डिवाइड कर सकते हैं ड्राई क्लाइमेट को। अब ड्राई है तो उनकी भी कैटेगरी है ना, और ये फर्दर डिवाइड होता है सब ट्रॉपिकल स्टेपी में और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में। तो लेटीट्यूड वाइज ये डिवीज़न हुआ है, इनमें कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है, अभी हम इनको देखते हैं डिटेल में। जैसे सब ट्रॉपिकल स्टेपी की अगर बात करें और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट की, तो इनका प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक लगभग सेम है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं की कैटेगरीज है, ये एक ही कैटेगरी के अंदर डिवाइडेड हैं। और ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन ह्यूमिड एंड ड्राई क्लाइमेट, तो नमी वाले एरिया और सूखे एरियाज के बीच का जोन है, तभी तो नाम है सब ट्रॉपिकल। और इसके बाद सब ट्रॉपिकल स्टेपी जो है इन्हें स्लाइटली ज़्यादा रेनफॉल मिलता है डेजर्ट से। मतलब देखो कंप्लीट डेजर्ट तो नहीं है, बट बारिश ना के बराबर है। ठीक है, बारिश ना के बराबर है, कंप्लीट डेजर्ट नहीं है बट बारिश ना के बराबर है, लेस देन द डेजर्ट। और इसके बाद स्लाइटली मोर देन द डेजर्ट। और इसके बाद इतना भी एडिक्वेट है कि अस्पायर्स ग्रासलैंड, यानी हल्के फुल्के घास तो आ सकते हैं। अस्पायर्स का मतलब होता है कि थोड़ी दूरी पर घास, ग्रासलैंड्स देखने को मिल सकते हैं। और रेनफॉल दोनों ही क्लाइमेट में हाईली वेरिएबल है, मतलब ये कि जो वेरिएबिलिटी है ये अफेक्ट कर रही है स्टेपी को डेजर्ट के मुकाबले। और इनसे क्या होता है, जो रेन अकर करते हैं शॉर्ट इंटेंस थंडर शावर्स में डेजर्ट्स में, और इनइफेक्टिव है सॉइल मॉइस्चर को बिल्ड करने में। दैट मीन्स बारिश होती है बट बहुत ही ना के बराबर होती है, सिंपल बात यही है। और फॉग भी कोस्टल डेजर्ट्स में, जो कि कोल्ड करेंट के आसपास वाले एरियाज है, उनमें फॉग वगैरह भी बनता है। मैक्सिमम टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और हाईएस्ट शेड टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था अल अजिया में, जो कि लीबिया में है। और एनुअल और डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं वार्म टेम्परेट की। तो देखिए नाम समझ आ रहा है, वार्म टेम्परेट। तो वार्म टेम्परेट से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हीट भी नहीं है और बहुत ही ठंडा भी नहीं है। 30 to 50 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड में मेनली देखने को मिलते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न मार्जिन में, यानी कॉन्टिनेंट के ईस्ट और वेस्ट साइड में ये देखने को मिलते हैं मोस्टली। देन ये जो क्लाइमेट है जनरली इनमें वार्म समर्स होता है विद माइल्ड विंटर्स। तो जो समर है वो ज़्यादा वार्म होता है और विंटर माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा चिल विंटर नहीं होते हैं। इनकी भी 4 कैटेगरी है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब है समर में हॉट होगा और विंटर में ड्राई होगा। ठीक है,
ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब क्या है कि विंटर में ड्राई होगा और समर में हॉट होगा। तो जैसे ये अगर हम देखें इसे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल के अंदर, तो ये अकर करते हैं पोल वर्ल्ड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न, मेनली नॉर्थ इंडियन प्लेन एंड साउथ चाइना इंटीरियर प्लेन। और ये जो क्लाइमेट है ये AW के सिमिलर है, एक्सेप्ट दैट द टेम्परेचर इन विंटर इज वार्म। तो विंटर में टेम्परेचर वार्म होता है, ये एक खास डिफरेंस है। देन मेडिटेरेनियन क्या होगा, तो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कहलाता है। इनकी खास बात क्या है, इनकी खास बात यह है कि ये सब ट्रॉपिकल हाई इन समर, यानी समर वाले रीजन, समर वाले महीने में ये सब ट्रॉपिकल हाई के इन्फ्लुएंस में होते हैं और विंटर में वेस्टर्ली विंड का इफेक्ट देखने को मिलता है। इसलिए जो क्लाइमेट है ये हॉट होता है, समर ड्राई और माइल्ड होती है और विंटर रेनी होता है, बारिश होती है विंटर में, ध्यान रखिएगा मेडिटेरेनियन के अंदर। और मंथली एवरेज टेम्परेचर कितना होता है 25 से लेकर 25 डिग्री के आसपास, और विंटर में बिलो 10 डिग्री। और एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना होता है, तो बहुत ही एवरेज बारिश है, आप देख सकते हो 35 से 90 सेंटीमीटर। देन ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल की बात करें अगर, तो ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड के ईस्टर्न पार्ट में है। और इस रीजन में जो एयर मास है ये जनरली अनस्टेबल होते हैं और रेनफॉल करते हैं साल भर, ठीक है। और अमेरिका वगैरह में भी हम देखते हैं खास तौर से ईस्टर्न पार्ट में कि ऑलमोस्ट कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है किसी महीने में बारिश होगी। तो इस तरीके से बारिश वाली बात भी है जो ध्यान रखिएगा प्रेसिपिटेशन को लेके कि रेन थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सदर्न और ईस्टर्न चाइना हो गए, सदर्न जापान हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न अर्जेंटीना, कोस्टल साउथ अफ्रीका और ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये एरियाज इनमें मोस्टली इंक्लूडेड हैं। एनुअल एवरेज कितना होता है 75 से 150, और थंडर स्टॉर्म समर में देखने को मिलते हैं और विंटर में फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कॉमन है। मीन मंथली टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेल्सियस और विंटर में 5 to 12 डिग्री सेल्सियस। अभी इनको हम देखेंगे मैप से तो और क्लैरिटी मिल जाएगी। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट की बात करते हैं, तो मरीन का मतलब क्या है, समुद्री, और वेस्ट कोस्ट मतलब वेस्टर्न रीजन की बात कर रहे हैं, और ये लोकेटेड है पोलवर्ड फ्रॉम द मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट। मेन एरियाज कौन कौन से, यूरोप का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका का, कैलिफोर्निया का, चिली, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का। अब देखिए इनमें मरीन इन्फ्लुएंस है, तो इस वजह से जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, क्योंकि समुद्र के किनारे जो है वो जो नमी है वो उन एरियाज तक आती है, इसलिए जो टेम्परेचर है वो कभी ज़्यादा नहीं होता है, मॉडरेट ही होता है। और विंटर में भी हम देखते हैं कि ये लैटिट्यूड के मुकाबले तो वार्मर है। और जो मीन टेम्परेचर है वो कितना है, तो एक माइल्ड टेम्परेचर हम कह सकते हैं 15 से 20 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। और टेम्परेचर जो रेंज है वो भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज विंटर में 4 to 10 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो काफ़ी स्मॉल है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 4 और 15, बहुत ज़्यादा गैप तो है नहीं, यानी साल भर टेम्परेचर सिमिलर सा है चाहे कोई सा भी मौसम हो। और प्रेसिपिटेशन सालों भर होती है, बारिश साल भर देखने को मिलती है, और ये प्रेसिपिटेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ठीक है, 50 से 250। तो कभी कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कभी बहुत कम। ये तो होगा ही, जहाँ साल भर बारिश होगी वहाँ ये फीचर ऑलमोस्ट देखने को मिलता ही है। देन कोल्ड स्लो फॉरेस्ट क्लाइमेट है, तो नाम से समझ आ रहा है कोल्ड एरियाज वाले, जैसे यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जो 40 to 70 डिग्री के बीच वाला एरिया है उनमें मोस्टली ये है। और जो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट है इन्हें दो तरह से हम डिवाइड करते हैं, एक तो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर और दूसरा है कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर। जैसे जो कोल्ड क्लाइमेट विद ह्यूमिड विंटर है इनमें क्या है कि जो पोल वर्ल्ड है ऑफ मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट के और मिड लैटिट्यूड स्टेपी के जो विंटर है इनमें कोल्ड होता है और स्नोई होता है, ठीक है। और जो फ्रॉस्ट फ्री सीजन है वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं, यानी फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, और एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर काफ़ी लार्ज होता है। मैंने आपको बताया जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ ये चीज़ कॉमन फिनोमिना के रूप में देखने को मिलेगी। वेदर चेंजेस एब्रप्ट और शॉर्ट होते हैं, और पोल वर्ल्ड जो है विंटर ज़्यादा सीवियर होता है, क्योंकि हमें पता है पोल्स में ज़्यादा ठंडी है, बिकॉज ये इक्वेटर के दूर है, सन की रेज डायरेक्टली नहीं पड़ पाती हैं। देन कोल्ड क्लाइमेट है विद ड्राई विंटर, तो इनमें क्या होता है ये मेनली ओवर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया देखने को मिलती हैं, और जो डेवलपमेंट है इनका वो विंटर एंटी साइक्लोन बनाता है, और समर में जो इनकी वेकनिंग है इनसे मॉनसून लाइक रिवर्सल ऑफ विंड देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर रीजन में। पोल वर्ल्ड समर टेम्परेचर लोअर होते हैं और विंटर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होते हैं, विद मैनी लोकेशन एक्सपीरियंसिंग बिलो फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर फॉर अप टू 7 months इन अ ईयर। प्रेसिपिटेशन समर में होता है, और जो एनुअल प्रेसिपिटेशन है वह लो होता है फ्रॉम 12 to 15 सेंटीमीटर। देन बात करते हैं पोलर क्लाइमेट की, तो पोलर क्लाइमेट एग्जिस्ट करता है पोल वर्ल्ड बियॉन्ड 70 लैटिट्यूड,
और जो पोलर क्लाइमेट है ये भी दो तरह के हैं, पहला है टुंड्रा और दूसरा है आइस कैप। टुंड्रा क्लाइमेट में वेजिटेशन बिल्कुल ऐसी देखने को मिलती है जो लो ग्रोइंग मोसेस होते हैं, लाइकेंस होते हैं और फ्लावरिंग प्लांट देखने को मिलते हैं। तो ये परमाफ्रोस्ट रीजन है, मतलब इनमें बर्फ जमा रहता है और सब सॉइल जो है परमानेंटली फ्रोजन रहती है। ठीक है, फ्रोजन वाला एरिया है टुंड्रा। और सॉल्ट ग्रोइंग सीजन है और वाटर लॉगिंग जो है इससे बहुत ही थोड़े से ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं, क्योंकि बर्फ जमी हुई है तो बहुत ही थोड़ी सी प्लांट की स्पीसीज सर्वाइव कर पाती हैं। और समर के टाइम पे टुंड्रा रीजन में बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन होती है डे लाइट की। देन आइस कैप क्लाइमेट है, तो आइस कैप क्लाइमेट जो है वो ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका वाले रीजन में है। समर में भी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से कम होता है, मतलब एक्सट्रीम चिली, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोल्ड है। और इसके अलावा ये जो एरिया है इनमें बहुत ही कम बारिश होती है और जो स्नो और आइस है ये जमा हो जाते हैं और प्रेशर डालते हैं और जिससे क्या होता है आइस शीट डीफॉर्म हो जाती है और टूट जाती है। अब आइस टूट गई, ब्रेक हो गई, तो इससे क्या होगा, ये आइसबर्ग के रूप में बहने लगते हैं, फ्लोट करने लगते हैं आर्कटिक और अंटार्कटिक वाटर में। तो ये कुछ मेजर टाइप थे और क्लाइमेट्स के। अभी हम इसको और क्लैरिटी के साथ समझ लेंगे, कोई कन्फ्यूजन आपका नहीं रहेगा एंड तक, आई गारंटी। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, अराउंड 80 क्वेश्चन है आई गेस, तो वो सारे आपके कवर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। दोस्तों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और आपको ये करना है कि पहले इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, देन एंड में अपनी एक्यूरेसी चेक करनी है। ये अराउंड 73 क्वेश्चन है, तो आप देखिए आपकी इसमें कितनी एक्यूरेसी बन रही है। पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि कौन सी हिमालयन स्पीसीज 1800 से 2600 मीटर के बीच की एल्टीट्यूड में देखने को मिलती है। कौन सा वो पेड़ है इनमें से, या कौन सी वो प्रजाति है जो 1800 से 2600 मीटर के बीच की है। तो ये अच्छी खासी ऊंचाई है, साल, चीर, स्प्रूस या देवदार, ये 4 ऑप्शन है हमारे। तो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा कि जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं उनमें वेजिटेशन को एल्टीट्यूड के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है, बिकॉज टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन चेंज होता है जैसे ही ऊंचाई बढ़ती है उस हिसाब से। तो इसमें बात यह है कि 1500 से नीचे जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। 1500 से नीचे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, पहली बात तो यही याद रखनी है। और इनमें किस तरह के पेड़ होंगे, तो साल हो सकते हैं, है ना, साल है, टीक है। अगर आप झारखंड या उनके आसपास के रीजन से हो, बिहार वगैरह से, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा साल ट्री के बारे में, बिकॉज इन रीजन में ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली साल देखने को मिलते हैं। देन टीक है, और इसके बाद 1500 से 1800 मीटर के बीच जो है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे चीर पाइन वगैरह। और 1800 से 2600 बीच टेम्परेट कोनीफेरस फॉरेस्ट होते हैं, टेम्परेट कोनीफेरस, जिनमें देवदार हैं, राइट। इसके बाद 2600 से ज़्यादा जो है वो एल्पाइन वगैरह, एल्पाइन, फीर, जूनिपर, रोडोडेंड्रोन, जो काफ़ी ऊंचाई में होते हैं, ठीक है। देन सबसे ज़्यादा अगर हम ऊंचाई देखें 2600 के बाद भी, इनफैक्ट 2600 से 4000 के बीच जो है वो ये याद रखिएगा, फीर है, जूनिपर है, रोडोडेंड्रोन है। रोडोडेंड्रोन के बारे में पूछते हैं, खैर अभी तो आपको सब याद हो जाएगा, इतने सारे हम PYQs करेंगे। तो 4000 के बीच, यानी 4000 अपने आप में काफ़ी ऊंचाई है, मतलब 4 किलोमीटर ऊंचा। देन 4000 मीटर से ऊपर जाएंगे तो ये अल्पाइन मीडोज हो गए, मोसेस लाइकेंस वगैरह, बिकॉज वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होंगे ना, इसलिए मोसेस लाइकेंस जो बहुत ही एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो आंसर है वो डेफिनेटली हम देवदार के साथ जाएंगे, और देवदार यहाँ पे सही आंसर है। देखिए ये देवदार के पेड़ होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो ये एनसीईआरटी से भी आप देख सकते हो, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, ऊंचाई के बेस पे क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें 1000 से 2000 के बीच टेम्परेट टाइप देखने को मिलता है, जो कि वेट होता है, वेट टेम्परेट। इसके बाद जो है वो 1500 से 1750 के बीच पाइन फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, जिसमें चीर पाइन एक कमर्शियल ट्री है। फिर ये देवदार के बारे में बताते हैं, थोड़ी और ऊंचाई पे जाएंगे तो देवदार जो कि एक वैल्यूड एंडेमिक स्पीसीज है, ये हिमालयन रेंजेस के वेस्टर्न पार्ट में ग्रो होते हैं, और ये ड्यूरेबल वुड होते हैं, मजबूत लकड़ियाँ होती हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आती हैं। देन चिनार और वालनट वगैरह भी इसी ऊंचाई पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद और थोड़ी ऊंचाई हम बढ़ेंगे तो ब्लू पाइन वगैरह और स्प्रूस वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है, समझ आ गया ना। ब्लू पाइन और स्प्रूस वगैरह और थोड़ी ऊंचाई पे अगर हम जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। 3000 मीटर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इनके आसपास जो है वो देखे जाते हैं। तो स्प्रूस, चीर और साल नहीं होगा, देवदार होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द करेवाज ऑफ कश्मीर रेफर्स टू विच टाइप ऑफ डिपॉजिट। तो कश्मीर के जो करेवा है वो किस तरह की डिपॉजिट को कहते हैं, एलोलाइन और ग्लेशियल, फ्लूवियल, लेकुस्ट्राइन या वोल्केनिक।
ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर लेकुस्टाइन है। देखिए लेकुस्टाइन का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में समझिए। लेकुस्टाइन का मतलब होता है रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विथ लेक। ये वर्ड जो है ना लेकस से आया है, लेकस का मतलब लेक होता है, लेकस का मतलब क्या होता है, लेक होता है। तो जो लेकुस्टाइन डिपॉजिट है ये सेडिमेंट्स है जो ओरिजिनली लेड डाउन थे लेक इन्वायरमेंट में, इसलिए जो करेवा होते हैं वो एंशियंट लेक में जो डिपॉजिट फॉर्म हुए हैं उन्हें हम करेवा कहते हैं। ये एंशियंट लेक है, इनमें डिपॉजिट जो फॉर्म है उन्हें हम करेवा कहते हैं। और ये जो डिपॉजिट है इनमें क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है, और कई बार ऑर्गेनिक मटेरियल भी देखने को मिलते हैं जो कि मिट्टी के ही टाइप हैं बट काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हैं। ठीक है, ये हाईली फर्टाइल होते हैं और इस तरह से वहाँ का क्लाइमेट है और बाकी चीज़ों के बेस पे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं सेफ्रॉन कल्टीवेशन में। ठीक है, सेफ्रॉन कल्टीवेशन के लिए काफ़ी फेमस है। सेफ्रॉन यानी केसर, केसर के कल्टीवेशन के लिए ये जो सॉइल है या ये जो करेवा है जो कि लेकुस्टाइन डिपॉजिट है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बेस्ट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं लेकुस्टाइन डिपॉजिट पे। करेवा, मैं करेवा सर्च कर लेता हूँ। हालांकि हमने अलग से भी कवर किया है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें इन्होंने पूछा कि कौन सा क्रॉप जो है कल्टीवेट नहीं किया जाता है करेवा में, जो कि लेकुस्टाइन डिपॉजिट है, सैंड, क्ले, लोम, सिल्ट और बोल्डर्स के। सेफ्रॉन, आलमंड, वालनट, लिंगनट। तो सेफ्रॉन, आलमंड और वालनट तो कल्टीवेट किया जाता है बट लिंगनट नहीं किया जाता। डायरेक्ट एनसीईआरटी से है ये। ठीक है, और इसके बाद और भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, तो इसमें जो है इन्होंने पूछा है कि जो इंडिया है उनमें ग्लेशियल टेरेसेस जिसे करेवा कहते हैं कहाँ देखने को मिलते हैं। सप्तकोसी वैली, झेलम वैली, अलकनंदा वैली और तीस्ता वैली। तो ये जो ज्योग्राफी वाली एनसीईआरटी है इसमें स्ट्रक्चर और फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में आप देखो इन्होंने काफ़ी डिटेल में कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन के बारे में बताया है कि किस तरह से रेंजेस हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब कुछ हमने पढ़ा है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि ये जो कश्मीर हिमालय करेवा फॉर्मेशन के लिए फेमस है। ठीक है, कश्मीर हिमालय वाला रीजन करेवा फॉर्मेशन के लिए फेमस है, जो कि जाफरान के कल्टीवेशन के लिए यूजफुल है। जाफरान क्या है, जाफरान एक तरह का सेफ्रॉन है, सेफ्रॉन को ही जाफरान कहते हैं, बेसिकली इसी की एक वेराइटी है सेफ्रॉन यानी केसर। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पासेस हैं, जोजिला वगैरह और बनिहाल है, इसके अलावा फोटूला है और खरदुंगला है। करेवा का मतलब आप समझ गए, ये एक थिक डिपॉजिट है ग्लेशियल क्ले की, मतलब ग्लेशियर वाले मिट्टियों की, और अदर मटेरियल भी होते हैं एम्बेडेड विथ मोरेन के साथ। तो ये जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अभी रिसेंटली जैसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन हमने कवर किया था, उसमें उन्होंने पूछा था कश्मीर हिमालय आर फेमस फॉर करेवा फॉर्मेशन। तो ये बात सही है, कश्मीर हिमालय करेवा के लिए फेमस है। देन अब करेवा पर हमने जो क्वेश्चन कवर किए थे उसमें देखिए इन्होंने पूछा करेवा किस तरह के डिपॉजिट हैं, 2013 में पूछा गया सीडीएस में, तो लेकुस्टाइन डिपॉजिट है। देन 2022 में पूछा गया था कि लेकुस्टाइन डिपॉजिट हैं प्लिस्टोसीन पीरियड के, और ये पीर पंजाल के लोअर स्लोप में देखने को मिलते हैं, और सैफ्रॉन, आलमंड, वालनट कल्टीवेशन के लिए फेमस है। तो तीनों बातें सच है। इसी के बेस पे सेफ्रॉन, आलमंड और वालनट के बेस पे जो क्वेश्चन अभी हमने कवर किया सीडीएस 2018 में जो पूछा गया कि बताइए करेवा जो है उसमें कौन सा पर्टिकुलर नहीं अच्छे से ग्रो होता है, सेफ्रॉन, आलमंड, वालनट और लिंगनट। तो लिंगनट जो है वो नहीं होता है, बाकी तीनों चीज़ें सेफ्रॉन, आलमंड और वालनट जो है ग्रो होते हैं। तो यहीं से स्टेटमेंट रिपीट कर लिया गया सीडीएस में। देन एचसीएस में भी पूछा गया था, इसमें उन्होंने कहा सिक्किम हिमालय फेमस है करेवा के लिए, तो हमें पता ये गलत है बिकॉज कश्मीर हिमालय फेमस है ना, जाफरान के लिए। और दूसरा बिल्कुल सही है, करेवा का मतलब होता है ग्लेशियल क्ले की थिक डिपॉजिट। तो एक ही चीज़ वो बार बार पूछ रहे हैं और अगर हमें क्लैरिटी है तो काफ़ी अच्छे से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी मैंने 1 बाय 1 कवर करेंगे ही, ये तो हमने कवर कर लिया। देन आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पूछ रहे हैं कि कौन सी तरह की फॉरेस्ट में टीक एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है। टीक के बारे में ये पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस, दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तीसरा ट्रॉपिकल थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट, चौथा टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रासलैंड। तो ये क्वेश्चन अच्छा है बिकॉज इसमें बहुत अच्छे नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। देखिए हमें पता है कि टीक जो है वो ट्रॉपिकल किस तरह का फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। और डेसिडुअस के अंदर ही हमने कई चीज़ें और भी पढ़ी हैं तो वो भी हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ट्रॉपिकल डेसिडुअस की हम बात कर रहे हैं, तो डेसिडुअस वाले सेक्शन में चलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये तो वर्ल्ड क्लाइमेट हो गया। हाँ ये देखिए
नेक्स्ट पेज में है, ट्रॉपिकल थॉर्न है और ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस है। तो ट्रॉपिकल डेसिडुअस में कौन कौन से हैं, तो एक होते हैं मोस्ट डेसिडुअस, यानी जिनमें नमी वाले होते हैं, यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। और इनमें ट्रीज़ के नाम कौन कौन से हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, टीक है, उसके बाद साल है, शीशम है, हुर्रा है और महुआ है। और इसके बाद आंवला है, सेमुल है, कुसुम है और सैंडलवुड है यानी चंदन। ये जो है वो मेन स्पीसीज़ हैं इन फॉरेस्ट की। तो अब ये जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है जिन एरियाज़ में, उनमें खास तौर से ट्रीज देखने को मिलते हैं, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और सैंडलवुड। इसे आप जितनी जल्दी याद रख लें उतना अच्छा है। टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमुल, कुसुम और सैंडलवुड। और अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड वगैरह वाले रीजन के आसपास से होंगे तो डेफिनेटली आप इन्हें काफ़ी अच्छे से एसोसिएट कर पा रहे होंगे, बिकॉज ये इन रीजन में ये ट्रीज प्रीडोमिनेंटली पाए जाते हैं। तो आंसर जो इसका ऑप्शन है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, याकुत्स आर द नोमैडिक हर्डर्स ऑफ। याकुत जो है वो कहाँ के नोमैडिक हर्डर हैं, गोबी के, सहारा के, टुंड्रा के या कालाहारी के। तो एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है इसमें टुंड्रा की वजह से हमने ये लिया है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी है, टुंड्रा। तो ये नोमैडिक हर्डर होते हैं जो टुंड्रा रीजन में रहते हैं, साइबेरिया वगैरह में खास तौर से, जो कि शाखा रिपब्लिक में है। खास तौर से शाखा रिपब्लिक जो है वो बहुत फेमस है याकुत्स के लिए। शाखा रिपब्लिक को ही याकुतिया कहते हैं, याकुतिया। और ये जो टुंड्रा बायोम है हमें पता है ये कोल्ड होते हैं, ट्रीलेस प्लेन है, यानी इनमें ट्रीज़ नहीं देखने को मिलते हैं, काफ़ी ठंडा है इसलिए। और जो याकुत है ये एनिमल्स को हर्ड करते हैं, जिनमें खास तौर से रेंडियर्स वगैरह होते हैं, और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में एडेप्ट कर लेते हैं। इनका लाइफ स्टाइल जो है वो नोमैडिक पेस्टोलिज्म का एग्जाम्पल है। नोमैडिक का मतलब घूम घूम कर, पेस्टोलिज्म का मतलब जो चरवाहे होते हैं। तो ये घुमंतु चरवाहे होते हैं जो बहुत ही हाई लेटीट्यूड के परमाफ्रॉस्ट रीजन में, यानी वो एरिया जिनमें आधी बर्फ़ जमी है, उनमें ये पेस्टोलिज्म को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, कौन से तरह का फॉरेस्ट जो है वो वेस्टर्न कोस्ट, अपर असम, लोअर स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालय, ओडिशा कोस्ट और नेबरिंग हिल्स में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है ये इन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। ड्राई ट्रॉपिकल नहीं है इन एरियाज़ में। और मोस्ट ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, जिनमें हाई एनुअल रेनफॉल हो। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो ये एरियाज़ हैं असम वगैरह या अपर असम, और इसके बाद वेस्टर्न कोस्ट काफ़ी ज़्यादा बारिश के लिए फेमस है। देन इसके अलावा ईस्टर्न हिमालय की लोअर स्लोप, ओडिशा कोस्ट, इनमें अच्छी खासी बारिश होती है। तो 200 सेंटीमीटर के आसपास हाई एनुअल रेनफॉल होती है। सो इसे हम मोस्ट के अंदर कैटेगराइज करेंगे, मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर। इनकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है और ये वार्म टेम्परेचर है। तो इनसे इनमें एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। और हमें पता है डेसिडुअस दो तरह से क्लासिफाइड होता है, एक होता है मोस्ट और दूसरा होता है एवरग्रीन। ठीक है, तो जो मोस्ट डेसिडुअस है और एक जो ड्राई डेसिडुअस है, इनमें डिफरेंस वही है कि जिनमें लो या फिर मॉडरेट रेनफॉल होती है वो ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं। तो इन एरियाज़ में वेस्टर्न घाट में कम तो रेनफॉल होती नहीं है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। और अल्पाइन माउंटेन तो डेफिनेटली एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज अल्पाइन जो है वो हाई एल्टीट्यूड में देखने को मिलते हैं 3000 मीटर के आसपास। और जो माउंटेन है वो तो हिल्स वगैरह में पाए जाते हैं। माउंटेन जो टाइप है ये हिल्स वगैरह में माउंटेनियस वेजिटेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आप बीकानेर से कोणार्क ट्रेवल कर रहे हो तो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी लेनी है और किस तरह के वेजिटेशन आएंगे जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लोगे तो? ट्रॉपिकल, थॉर्नी, डेजर्ट, मोस्ट डेसिडुअस या मैंग्रोव। तो देखिए ये राजस्थान है और यहाँ पे उड़ीसा है। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लूँ तो राजस्थान के बाद मुझे मध्य प्रदेश में आना होगा, देन छत्तीसगढ़, देन उड़ीसा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो अगर राजस्थान से स्टार्ट करूँ तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेजर्ट है, डेसिडुअस भी है, थॉर्नी भी है। तो इसमें साफ तौर से हम समझ पाते हैं कि डेसिडुअस तो होगा नहीं, ये तो एलिमिनेट कर सकते हैं हम। मोस्टली डेजर्ट ही होंगे बिकॉज राजस्थान में डेजर्ट्स हैं। इसके बाद अगर हम देखें उड़ीसा हमें पहुंचना है, तो उड़ीसा में क्या है, क्या वो मैंग्रोव है, डेजर्ट है, मैंग्रोव है या मोस्ट डेसिडुअस है? तो सिंपल सी बात है, मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो ये दो भी हट गए। अब हमें ए और सी में चुनना है, थॉर्नी से स्टार्ट होगा या डेजर्ट से। तो हमें पता है ये डेजर्ट से स्टार्ट होगा, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। तो आंसर क्या बचे? ऑप्शन सी। तो एलिमिनेशन से ऐसे क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजिली ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेशन से हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, कर लोगे आप ऐसे क्वेश्चन। और एक बात और कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में अगर मैप में क्लैरिटी है तो बहुत ईजिली हो जाता है। ये तो हमने कर लिया। नाउ ये देखिए, कौन सा फॉरेस्ट एक्ट जो है वो फॉरेस्ट को डिवाइड करता है रिजर्व, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट में।
और ऑप्शन है हमारे पास फॉरेस्ट एक्ट 1864, दूसरा है फॉरेस्ट एक्ट 1865, तीसरा है फॉरेस्ट एक्ट 1866 और चौथा है फॉरेस्ट एक्ट 1878। देखिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, फॉरेस्ट एक्ट 1878। सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। और जो फॉरेस्ट एक्ट 1878 है ये एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन था जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास करा ताकि फॉरेस्ट वगैरह को मैनेज और कंट्रोल कर सकें। अब ये जो 3 कैटेगरी हैं इनमें रिजर्व फॉरेस्ट हैं, इनमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं और इनमें विलेज फॉरेस्ट हैं। जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं ये रेस्ट्रिक्टेड होते हैं क्योंकि नाम ही इनका रिजर्व है और एक्सेस और एक्टिविटीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल होती हैं। जबकि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं ये थोड़े बहुत लोकल्स के द्वारा अलाउड होते हैं, जबकि जो विलेज फॉरेस्ट हैं ये विलेज कम्युनिटी को असाइन किए जाते हैं ताकि वो इनका प्रॉपर यूज कर सकें। हाईएस्ट डिग्री ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे देखने को मिलेगी? तो इसका बहुत आसान आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन में। हमें पता है एवरग्रीन का मतलब सदाबहार होता है, तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और अच्छी खासी टेम्परेचर होती है साल भर, तो इस वजह से डेंस और मल्टी लेयर्ड वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो ये फेवरेबल कंडीशन है फॉर वाइड वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अगला देखिए जेरोफाइट्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं किस क्लास की वेजिटेशन को? देखिए जेरोफाइट्स का मतलब है जो ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जेरो का मतलब ही होता है एरिड या ड्राई कंडीशन। तो इनमें क्या होते हैं, थिक क्यूटिकल्स होते हैं और मतलब कांटेदार ये होते हैं, वैक्सी लीव्स होते हैं, इनके रूट्स डीप होते हैं ताकि जो वाटर स्टोरेज है वो बेटर तरीके से कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही सूखे एरियाज में हो रहे हैं तो वहाँ पानी की कमी है। और लीफ सरफेस भी इनका कम होता है जो कि स्पाइंस में डेवलप हो जाता है ना। ये जो कांटे होते हैं वो क्या होते हैं, पत्ते ही होते हैं जो कि मुड़ जाते हैं ताकि वो बारिश को, ताकि वो नमी को सेव करके रख सकें। तो ये सब चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमी एरिड स्टेपी। रेन फॉरेस्ट तो होगा नहीं क्योंकि जेरोफाइट्स में रेन फॉरेस्ट कहाँ से आएंगे? जेरो का मतलब ही है जो एरिड कंडीशन में हो। माइक्रोथर्मल भी नहीं होगा, माइक्रोथर्मल मतलब जो थोड़ा सा हीट हो। देन टुंड्रा रीजन, ये तो बिल्कुल गलत ही है, टुंड्रा तो काफ़ी कोल्ड होता है। टुंड्रा में तो बस मॉसेस लाइकेन वगैरह ही देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इजीली क्वेश्चन हो जा रहे हैं अगर थोड़ी क्लैरिटी है तो। अगला देखिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन है जो उसमें वो पूछते हैं घास के मैदान के बारे में। तो इसका आंसर जो सेल्वा है। जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है इन्हें सेल्वा के नाम से भी जानते हैं और ख़ास तौर से अमेजोन में देखने को मिलता है, अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका में। और जो सेल्वा है ये स्पेनिश टर्म है और पोर्टुगीज टर्म है जिससे रेन फॉरेस्ट को डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रीज के बारे में दिया गया है और पूछ रहे हैं कौन कौन से डेसिडुअस हैं। सिविल सर्विसेज का ये क्वेश्चन है, 2023 का, रिसेंट का ही क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहे हैं जैक फ्रूट यानी कटहल, महुआ और टीक, टीक यानी सागौन। तो कौन से डेसिडुअस हैं? देखिए इसमें जो जैक फ्रूट है वो डेसिडुअस नहीं, एवरग्रीन है। इसका रीज़न ये है कि वो सीजनली लीव को नहीं गिराते हैं, ठीक है। अगर आपने आसपास कटहल या जैक फ्रूट के पेड़ देखे हो तो आपने ये गौर किया होगा कि वो कभी भी पूरे तरीके से उनके पत्ते खाली नहीं होते किसी पर्टिकुलर सीजन में। अब नेचुरली तो पत्ते ऑब्वियसली सूख के गिरते हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कोई खास सीजन में नहीं पत्ते गिराते हैं। बाकी महुआ और टीक जो है वो डेसिडुअस का पार्ट है। तो आंसर जो है इसका ओनली 2 है। क्या ये एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है क्योंकि सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है? तो इसका जवाब है हाँ। आप देख सकते हो यहाँ इन्होंने बताया है डेसिडुअस के बारे में कि टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ। तो टीक और महुआ वगैरह जो है वो डेसिडुअस का ही पार्ट है। हालांकि अच्छी खासी क्लैरिटी चाहिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लार्जेस्ट एरिया को किस तरह का फॉरेस्ट ऑक्यूपाई करता है? सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। तो हमें पता है डेसिडुअस एरिया ही कवर करता है, तो डेसिडुअस में बस एक ही ऑप्शन है, तो हम मोस्ट डेसिडुअस के साथ जाएंगे। और मोस्ट डेसिडुअस का मतलब वही है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच बारिश हो, ठीक ठाक बारिश हो, मॉडरेट रेनफॉल हो और सीजनल लीव शेडिंग हो, है ना। सीजनल लीव शेडिंग हो यानी किसी खास पर्टिकुलर सीजन में पत्ते गिरा रहे हों वो पेड़। और ये लार्ज पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया में और हिमालयन फुटहिल्स में देखने को मिलते हैं। मेजरली जो मैंने आपको बताया झारखंड, यूपी और बिहार और बाकी आसपास के एरियाज। माउंटेन वेट टेम्परेट ये गलत है, ये तो हायर हिमालयाज में देखने को मिलेंगे। सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन ये भी तो बहुत ही लिमिटेड एरिया में है। और जो ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन है ये वेस्टर्न घाट वगैरह में, अंडमान एंड निकोबार में और नॉर्थ ईस्टर्न में देखने को मिलेंगे जहाँ ज़्यादा बारिश होती है, तो ये भी गलत है। अगला देखिए, कान्हा नेशनल पार्क किस तरह के बायोजोग्राफिकल एरिया से बिलोंग करता है? ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ह्यूमिड, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल मोइस्ट। अगर आप इसे ऐसे सोचो कि ट्रॉपिकल तो चारों में ही है, अब सब ह्यूमिड है, ड्राई फॉरेस्ट या मोइस्ट है। तो देखिए कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है जो कि सेंट्रल इंडिया हाईलैंड्स में है। अब इनमें ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट मोस्टली देखने को मिलते हैं जिनमें कुछ एरियाज
मोस्ट पार्ट का भी है, बट ओवरऑल जो है ये ट्रॉपिकल सब ह्यूमिड कैटेगरी में आएंगे। सब ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी होती है। और सब ह्यूमिड कैटेगरी में क्यों आएंगे, क्योंकि इनमें मॉडरेट रेनफॉल होती है। ह्यूमिड होती है तो ठीक ठाक रेनफॉल होती है, बट यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और जो फॉरेस्ट टाइप है इनमें टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारे स्पीसीज देखने को मिलते हैं। देखिए ट्रॉपिकल ह्यूमिड जो है ना, और जो ट्रॉपिकल मॉइस्ट है, इन दोनों में ना अच्छी खासी बारिश चाहिए, हाई रेनफॉल चाहिए, नॉट मॉडरेट, ठीक है, ज़्यादा बारिश चाहिए। तो ये तो एलिमिनेट हो गए। और ड्राई रीजन भी नहीं है, हमें पता है कंप्लीट ड्राई तो नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो बारिश होती है। तो एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन हो जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ पोर्टजोलाइजेशन इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन। तो देखिए पोर्टजोलाइजेशन मैंने आपको पहले ही समझाया होता क्या है, सॉइल्स में ही हमने समझा था। जस्ट अ सेकेंड। तो ये देखिए सॉइल से मैंने आपको बताया था, CAPF में भी पूछा था इन्होंने, पोर्टजोलाइजेशन किन एरियाज़ में होता है, तो हाई मिडल लैटिट्यूड में होता है, जो टैगा वाले क्लाइमेट होते हैं, टैगा फॉरेस्ट में क्या होता है, लीचिंग हो जाती है, ऑर्गेनिक मैटर, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह जितने भी मिनरल्स हैं वो नीचे की ओर चले जाते हैं, निचले लेयर्स में, ठीक है। तो इसी को पोर्टजोलाइजेशन कहते हैं। और ये वाले एरिया जो हैं वो टैगा कहलाते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हमने समझाया, तो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए। पोर्टजोल क्या है, ये एक इनफर्टाइल सॉइल है जिनमें जो मिनरल्स हैं वो लीच हो गए हैं लोअर स्टेटम में, यानी नीचे की लेयर्स में। सो अगर हम इस तरीके से देखें तो आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन सी है, टैगा फॉरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, किन ग्रुप ऑफ सिटीज़ में हमें स्क्लेरोफाइल उनके नेचुरल वेजिटेशन कवर के रूप में नहीं देखने को मिलेंगे। स्क्लेरोफाइल में जो स्क्लेरो है इसका मतलब होता है हार्ड, ठीक है। स्क्लेरो का मतलब क्या होता है, हार्ड। और फाइल का मतलब क्या होता है, फाइल का मतलब लीव, पत्ते। तो हार्ड पत्ते, यानी क्या हो रहा है, जो वैसे एरियाज जिनमें हार्ड, लेदरी और थीक लीव्स देखने को मिल रहे हैं, उस तरह के वेजिटेशन को स्क्लेरोफाइल कहते हैं। और ये ड्राई या फिर न्यूट्रिएंट पुअर कंडीशन, यानी जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं, उन एरियाज में एडेप्टेड होते हैं। तो ये टर्म आपको समझ आ गया। जैसे यूकेलिप्टस ट्री हैं, ये यूकेलिप्टस ट्री की इमेज है, तो ये भी काफ़ी, इनके पत्ते जो हैं वो हार्ड हैं। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ट्रीज़ होते हैं, जैसे काकिया हो गए, है ना, ये भी ट्री काफ़ी फेमस है। तो ये मेजरली देखने को मिलते हैं। अब इनके रीजन कौन कौन से, तो ये मेडिटेरेनियन रीजन में खास तौर से देखने को मिलते हैं। और मेडिटेरेनियन में, कैलिफोर्निया वाले रीजन में, साउथ अफ्रीका में, चिली में, इन एरियाज़ में ये मोस्टली देखने को मिलते हैं। और जहाँ पे जो बायोम है वो सिमिलर सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, लॉस वेगास एंड क्वींसलैंड। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, क्वींसलैंड नहीं, लास वेगास नहीं, बट क्वींसलैंड तो ऑस्ट्रेलिया में है। और इनमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मोस्टली देखने को मिलता है। बाकी के जो ऑप्शन है, वेलपरेजो और केप टाउन, तो ये हमें पता है ये साउथ अफ्रीका में है। लिस्बन जो है पुर्तगाल में है, और पर्थ जो है ऑस्ट्रेलिया में है। लॉस एंजलस, उसके बाद एडिलाइड हो गए, एडिलेड भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन एरियाज़ में हम देखते हैं कि इनमें हॉट डेजर्ट क्लाइमेट एरिया, यानी एरिड एरिया है, जिनकी वेजिटेशन कैसी है, डेजर्ट वाली है, ठीक है, डेजर्ट वाली है। और जो ऑप्शन डी है ये सही फिट बैठ रहा है इनमें से। अगला देखिए, कौन सा बेस्ट एग्जाम्पल है रिपीटेड फॉल इन सी लेवल गिविंग राइज टू प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। तो ये तो आसान है, रन ऑफ कच्छ हमें पता है। रन ऑफ कच्छ जो है ये एक वास्ट साल्ट मार्श है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। और सी फॉल के रिपीटेड फॉल से ये बना है, सी लेवल के रिपीटेड फॉल से, जिनमें सेडिमेंटेशन वगैरह भी हुई हैं। तो ये मार्शलैंड का एग्जाम्पल है, यानी दलदली एरियाज मोस्टली देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, साल्ट ट्री। तो CDS में ही पहले पूछ लिया गया है साल्ट ट्री के बारे में, हमने अभी देखा सिविल सर्विस में भी पूछा गया है। तो साल्ट ट्री किस तरह के फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट तो नहीं है, टैगा भी नहीं है, और टुंड्रा भी नहीं है। टुंड्रा तो काफ़ी कोल्ड क्लाइमेट होती है। तो सही आंसर ऑप्शन बी है, ट्रॉपिकल मॉनसून, ठीक है। ट्रॉपिकल मॉनसून को ही ट्रॉपिकल डेसिडुअस कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। और जो साल है, साल ट्री, ये एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज़ है ट्रॉपिकल, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डेसिडुअस की, जिसे मॉनसून कहते हैं। तो कुछ ऑप्शन में इन्होंने मोस्ट डेसिडुअस नहीं डाला है। इनका खास फीचर क्या है कि ये अपने लीव्स को सेट करती हैं किसी खास सीजन में, ड्यूरिंग द ड्राई सीजन मोस्टली। अगला क्वेश्चन देखिए, UPSC IAS में पूछा गया है, कौन सा मेजर कैरेक्टरिस्टिक है डेसिडुअस ट्री का। तो अभी मैंने आपको जस्ट समझाया, डेसिडुअस ट्री का मतलब क्या है कि ये अपने पत्ते को एनुअली शेड करते हैं, यानी गिराते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन बी। बाकी चीज़ें दे डू नॉट लूज देयर लीव, ऐसा थोड़ी होता है, सारी पेड़ तो अपने पत्ते लूज करते ही है। अगर पत्ते सूख जाएंगे तो वो गिरेंगे ही। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, बट ये खास बात थोड़े है, डेसिडुअस की खास बात तो यही ना कि वो अपने पत्ते गिराते हैं। बाकी चीज़ें तो
दूसरे पेड़ पौधों में भी देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस टाइप ऑफ फॉरेस्ट में टीक एक डोमिनेंट ट्री स्पीसीज है। अब ये क्वेश्चन है 2015 का। अब ये सेम क्वेश्चन आप देखो तो 2000 पहले बाद में भी रिपीट किया गया, 2023 में भी पूछा गया, ये वाला है महुआ टीक वगैरह के बारे में। तो आई नो ये कम्प्लीटली रिपीटेड नहीं है, बट स्टिल काफ़ी आइडिया लग जाता है और हेल्प मिल जाती है पेपर में। तो टीक तो हमें पता ही है, ये डेसिडुअस फॉरेस्ट के अंदर मोस्ट वाली कैटेगरी में है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, काफ़ी आसान है। टीक के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये एक ऐसे एरियाज़ में होंगे जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल आप कह सकते हो चाहिए और डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन चाहिए, ताकि टीक बेटर वे में ग्रोथ कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस एरियाज़ में हाईएस्ट होती है, तो ये रीफ्स में सबसे हाईएस्ट होती हैं। और जो कोरल रीफ्स होते हैं उनका हाईएस्ट एनपीपी इसलिए होता है बिकॉज ये डाइवर्स और डेंस फोटोसिंथेटिक लाइफ को सपोर्ट करती हैं। जैसे एल्गे हो गए, है ना, उसमें एक छोटे जीव रहते हैं जिनको जू जेंथेले कहते हैं, ठीक है। और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी काफ़ी अच्छा एनपीपी होता है, बट कोरल रीफ में सबसे ज़्यादा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्टिव एक्वेटिक इकोसिस्टम है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के टर्म्स में। अगला देखिए, प्लांट्स जो कि जीरोफाइट के जैसे बिहेव करते हैं और दूसरे सीजन में हाइड्रोफाइट के जैसे बिहेव करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तो ये ना ट्रोपोफाइट्स कहलाते हैं। बेसिकली क्या होता है, एक ऐसे प्लांट जो कि सीजनल चेंजेस के लिए एडॉप्टेड हैं, जैसे जीरोफाइट्स होते हैं यानी ड्राई क्लाइमेट में भी अडेप्ट कर जाते हैं, और हाइड्रोफाइट होते हैं यानी कि जो वाटर लॉक्ड कंडीशन है, जैसे दलदली एरिया जिनमें ज़्यादा बारिश हो, उन एरियाज़ में भी ये अडेप्ट कर जाते हैं, तो इन्हें ट्रोपोफाइट कहते हैं। सेप्रोफाइट नहीं, बिकॉज सेप्रोफाइट तो डेड ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं। हीलियोफाइट भी नहीं, बिकॉज ये एबंडेंट सनलाइट वाले प्लांट्स होते हैं। और वीरोफाइट्स भी नहीं, वीरोफाइट्स तो कोई स्टैंडर्ड टर्म नहीं है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। अगला देखिए, कौन सा टुंड्रा वेजिटेशन वाला कंट्री नहीं है, बेलारूस, यूएस, रसिया और कनाडा। तो इसका सही आंसर बेलारूस है। यूएस, रसिया और कनाडा में टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलता है। और टुंड्रा वेजिटेशन का मतलब वही कोल्ड आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन जिनमें परमाफ्रोस्ट हो, यानी परमानेंट ही कुछ ना कुछ एरियाज़ में बर्फ़ जमी हुई हो। और रसिया, कनाडा और यूएस के कुछ पार्ट जैसे अलास्का वगैरह, इनमें परमानेंट बर्फ़ जमी होती है, तो टुंड्रा रीजन के अंदर आते हैं। बेलारूसो ईस्टर्न यूरोप में है, तो इनमें टेम्परेट तरह की क्लाइमेट है बेलारूस में, तो इसलिए ए आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रूस और सेडार जो है किसकी ट्री वेराइटीज़ हैं, तो ये भी एनसीईआरटी में है, ये टेम्परेट कॉनीफेरस की हैं। आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है। कॉनीफेरस ट्री जो है उनमें देखने को ये मिलते हैं, और ये भी पूछा ही गया है, टेबल भी है इनफैक्ट एनसीईआरटी में, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये देखिए, कॉनीफेरस जैसे पाइन, फर और स्प्रूस वगैरह हो गए, तो स्प्रूस जो है कॉनीफेरस ट्रीज में आते हैं, याद रखिएगा। पाइन, फर वगैरह भी तो पूछते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं, तो इन्हें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर बी है, कॉनीफेरस, स्प्रूस और सेदार। जेरोफाइट्स जो है किन में थ्राइव होते हैं, एनडीए का ही क्वेश्चन है। तो जेरोफाइट्स का मतलब वही है जो हॉट और एरिड कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। कूल में तो कभी नहीं, क्योंकि जेरोफाइट्स जो हैं वो लिटिल वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो हॉट एंड एरिड कंडीशन हो गया। इनमें थिक क्यूटिकल्स होते हैं और रिड्यूस्ड लीव्स होते हैं और डीप रूट्स होते हैं, ताकि वाटर को कंजर्व कर सकें। ग्रासलैंड्स में ट्री जो है वो ग्रासेस को रिप्लेस नहीं करती हैं एज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। ऐसा क्यों होता है, मतलब ग्रासलैंड घास के मैदान में ट्रीज क्यों नहीं आ जाती हैं, वो ये पूछ रहे हैं। इंसेक्ट फंजाई के कारण, देखिए इतना इनफ तो है नहीं इंसेक्ट और फंजाई। लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऐसा भी नहीं है। वाटर लिमिट एंड फायर, ये बिल्कुल सही है। ग्रासलैंड में क्या होता है, हमें पता है कि इनमें बिल्कुल ना के बराबर वर्षा होती है, बारिश तो होती है बट बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है। तो इसलिए वाटर लिमिट है और फायर भी होते हैं, इस वजह से कई बार जो है ट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। यंग ट्री के जो सैपलिंग्स होते हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसलिए वो फॉरेस्ट नहीं बन पाते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन, तो बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रीजन में रिचर होते हैं, और इसका कारण हमें पता है, क्योंकि वार्म क्लाइमेट, अबंडेंट सनलाइट और हाई रेनफॉल है, तो सारी चीज़ें बेस्ट तरीके से सपोर्ट करती हैं इस पर्टिकुलर रीजन में डाइवर्सिटी के ग्रोथ को लेके। अगला देखिए, लार्जेस्ट एरिया को कौन सा फॉरेस्ट कवर करता है, तो देखिए इसका आंसर ना ड्राई डेसिडुअस नहीं है, मोइस्ट डेसिडुअस है। क्वेश्चन हमने किया है, मोइस्ट डेसिडुअस जो है वो लार्जेस्ट एरिया को कवर करते हैं, और जो ड्राई डेसिडुअस है वो लेस एरिया को कवर करते हैं मोइस्ट के मुकाबले। अगला देखिए, साल ट्री किस तरह का ट्री है, तो साल ट्री अभी हमने पढ़ा ये कि मोइस्ट
डेसिडुअस है। ठीक है, अगेन ड्राई डेसिडुअस दिया है इन्होंने ऑप्शन में, बट वो गलत है, कंफ्यूज नहीं होना है। साल जो है वो एक डोमिनेंट स्पीसीज है मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट की, और ये ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड करती हैं, बट उन एरियाज में ग्रो होती हैं जहाँ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल हो, या इनफैक्ट मॉडरेट रेनफॉल भी चलेगा, बट जो ड्राई डेसिडुअस है ये तो लेस रेनफॉल वाले एरिया हैं, इसलिए ये गलत है। ठीक है, तो साल ट्री के लिए बारिश जरूरी है। ग्लेशियल टेरेसेस जिसे करेवा कहते हैं वो किन एरियाज में देखने को मिलते हैं, तो हमें पता है कि ये जो करेवा है ये कश्मीर वैली में है, सो आंसर इज ऑप्शन बी, झेलम वैली। ठीक है, झेलम वैली, क्योंकि झेलम रिवर कश्मीर वैली में ही है। और ये लेकुस्टाइन डिपॉजिट है, पहली चीज़ आपको याद रखनी है, लेकुस्टाइन वर्ड आपको नहीं भूलना है, लेकुस्टाइन डिपॉजिट है, मैंने आपको पूरा समझाया है लेकुस्टाइन का मतलब। इसके अलावा ये सेफ्रोन, जिसे जाफरान एक लोकल वेराइटी है सेफ्रोन की, बहुत फेमस है जाफरान वेराइटी, ये सेफ्रोन कल्टीवेशन के लिए डिपॉजिट्स फेमस है। अगला देखिए, प्लांट जो कि केवल मार्सी क्लाइमेट में ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं जी ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स नॉन वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे मोसेस वगैरह हो गए, है ना, लीवर बोट्स हो गए। तो ये जो है ये कॉमनली मोस्ट मार्सी एरिया में ग्रो होते हैं, नमी वाले एरियाज़ में, डैम्प एनवायरनमेंट में, जहाँ पे दलदल एरियाज़ हैं, नमी है, उन एरियाज़ में ग्रो होते हैं। ओरोफाइट देखिए माउंटेनियस रीजन वाले होते हैं, ओरो का मतलब ही होता है माउंटेनियस। इसके बाद जियोफाइट जो है वो तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद एपीफाइट भी गलत है। एपीफाइट का मतलब ऐसे प्लांट जो दूसरे प्लांट में ग्रो होते हैं पैरासाइट्स के रूप में। सो वी विल गो विथ ऑप्शन डी। अगला देखिए, तो किस पर्टिकुलर हाईलैंड्स में हमें टेम्परेट फॉरेस्ट सोला के नाम से देखने को मिलेंगे, तो हमें पता है कि नीलगिरीज में सोलाज फॉरेस्ट कहलाते हैं, जो कि एक तरह का माउंटेन एवरग्रीन टाइप ही है फॉरेस्ट का, और नीलगिरी हिल्स और वेस्टर्न घाट के अदर पार्ट्स में ये सोलाज के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, किस नाम से, सोला के नाम से जाने जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट किया है इन्होंने। अगला देखिए, टिम्बर वेजिटेशन इज जनरली नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो जो टिम्बर वेजिटेशन है ये टुंड्रा में नहीं पाए जाते। टिम्बर का मतलब क्या है, वैसे ट्रीज जो जिनका यूज हो, है ना, इकोनॉमिक वैल्यू हो लकड़ियों का, तो टुंड्रा में बहुत ठंडा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, वेरी कोल्ड क्लाइमेट, और परमाफ्रोस्ट रीजन है, परमानेंटली बर्फ़ जमी होती है, तो फिर कहाँ से वैसे ट्रीज होंगे जो टिम्बर के लिए यूज किए जा सकेंगे, है ना। मोसेस वगैरह मोस्टली देखने को मिलते हैं टुंड्रा रीजन में, मोसेस वगैरह, लाइकेंस वगैरह, श्रब्स वगैरह, तो इसलिए जो है ये नहीं है टिम्बर के लिए सूटेबल। बाकी के ऑप्शंस में टिम्बर देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, मैंग्रोव किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑप्शन ए है एपीफाइटिक, साल्ट टॉलरेंट, फ्लड प्लेन और प्लाया, ये कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में पूछा गया है रिसेंटली। देखिए जो मैंग्रोव हैं ये स्पेशलाइज्ड ट्रीज होते हैं और कोस्टल सेलाइन और ब्रैकिस वाटर में ग्रो होते हैं, तो ये ना टोलरेट कर लेते हैं हाई साल्ट कंसनट्रेशन को, वाटर लॉगिंग को और टाइडल चेंजेस को, तो ये साल्ट टोलरेंट होते हैं। ठीक है, मैंग्रोव क्या होता है, साल्ट टोलरेंट, तभी तो ये तट किनारे होते हैं ना, समुद्र के तट पे होते हैं, और ये कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में होते हैं, इसलिए साल्ट टॉलरेंट है, क्योंकि ये नमी क्योंकि इनमें नमक वाला कॉम्पोजिशन होता है, बट इन्हें ये टॉलरेट कर लेते हैं और ग्रो कर जाते हैं। अगला देखिए, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज इज फाउंड इन डेजर्ट एंड सवाना, आर्कटिक एंड अल्पाइन, ट्रॉपिकल मॉइस्ट या टेम्परेट, ये भी CAPF में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी है, क्योंकि बाकी आप देखो जैसे डेजर्ट हैं, तो डेजर्ट और सवाना इनमें कितनी ही वैरायटीज़ होंगी, क्योंकि बारिश भी नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी हाई है, बहुत कम स्पीसीज सर्वाइव कर पाएंगी। आर्कटिक और अल्पाइन, अब ये इतने ठंडे एरियाज़ हैं, इनमें कितनी स्पीसीज होंगी, टेम्परेट भी इसी तरह का है। बट मोस्ट तो अच्छा एक ऐसा एरिया है जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आता है, जिनमें हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ में, बिकॉज ये वार्म है और वेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं साल भर लगभग, तो इससे वास्ट वैरायटी देखने को मिलती है प्लांट्स एंड एनिमल्स की, यानी फ्लोरा एंड फोना की। अगला देखिए, द नेचुरल वेजिटेशन विच कवर द मैक्सिमम एरिया, तो हमने ये कई बार किया है, बहुत रिपीट भी किया है इन्होंने, हमें पता है इसका आंसर डेसिडुअस होगा। आंसर इज ऑप्शन ए ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसे मॉनसून कहते हैं। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को ही मॉनसून फॉरेस्ट कहते हैं। अब मॉनसून क्यों कहते हैं आप समझ गए होंगे, बारिश पे डिपेंडेंट होता है, और इनकी खास बात क्या है, मैंने कई बार ये रिपीट किया बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ये किसी खास सीजन में, खास तौर से ड्राई सीजन में अपने लीव्स को शेड करते हैं।
प्लांट्स विद ब्रीदिंग रूट्स आर एबंडेंटली फाउंड इन। तो जिन ऐसे प्लांट्स जिनमें ब्रीदिंग रूट होते हैं वो किन एरियाज़ में होते हैं? देखिए, जो प्लांट्स जिनकी ब्रीदिंग रूट होती हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। और ये वाटर लॉग्ड स्वैम्पी कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। वाटर लॉग्ड ऑक्सीजन पुअर सॉइल्स होते हैं, ऑक्सीजन पुअर सॉइल्स में ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वही है कि इनमें ब्रीदिंग रूट जो है एबंडेंटली फाउंड होते हैं। तो मैंग्रोव इकोसिस्टम ऐसा प्लांट्स है जो टाइडल, स्वैम्पी एरिया और एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। समझ आया? ब्रीदिंग रूट्स होते हैं वैसे प्लांट्स में जो मैंग्रोव एरियाज में होते हैं। जैसे मैंग्रोव के आप ट्रीज देखो, इनकी जो जड़ें हैं, जैसे अगर ये दलदली एरिया है तो यहाँ इनका पेड़ लगा होगा और इनकी जड़ें बाहर की तरफ निकली हुई होंगी, है ना? क्योंकि बाहर की तरफ इसलिए निकली हुई हैं क्योंकि इनके जो रूट्स है वो ब्रीदिंग वाले हैं। तो इस तरह से ये बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई को ले पा रहे हैं। बिकॉज अब स्वैम्पी एरिया है, उनमें तो ऑक्सीजन सप्लाई है नहीं, वो तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एरिया है। तो ऑक्सीजन पुअर सॉइल्स में अगर ये सर्वाइव कर रही हैं तो कुछ तो इनका ऐसा मैकेनिज्म है। तो वो मैकेनिज्म है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का मतलब है वैसी जड़ें जो ब्रीदिंग कर पा रही हैं, जो ऑक्सीजन ले पा रही हैं। और इस तरह से मैंग्रोव बिल्कुल सही फिट है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहा है मोस्ट वाइड स्प्रेड टाइप ऑफ फॉरेस्ट, यानी सबसे बड़े एरिया में फैला वाला जो फॉरेस्ट है वो कौन सा है? तो इसका आंसर तो डेसिडुअस ही है, साफ तौर से एवरग्रीन तो है नहीं। सो आंसर इज ऑप्शन डी। दोस्तों ये सवाल है ना कि डेसिडुअस के अंदर ड्राई सबसे बड़ा है या फिर मोस्ट वाला। डेसिडुअस के अंदर तो दो कैटेगरी है, तो ड्राई डेसिडुअस ज़्यादा एरिया में या मोस्ट वाला। तो आप देखो, मैं आपको बताता हूँ ये सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन क्यों है। अभी ना रिसेंटली यूकेपीसीएस का पेपर हुआ था 2024 में ही, तो इसमें उन्होंने पूछा ना कि कौन सा जो फॉरेस्ट है वो सबसे लार्जर एरिया में कवर्ड है। अब ऑप्शन में दोनों दिए, ड्राई डेसिडुअस, मोस्ट डेसिडुअस। अब कमीशन ने माना ऑप्शन सी को, ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडुअस को। एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो वहाँ उन्होंने कहा है कि ड्राई डेसिडुअस लार्जर एरिया में। तो मैंने इस पर थोड़ा और रिसर्च करा, मैं फॉरेस्ट सर्वे की जो एक्चुअल वेबसाइट है उसमें गया मैंने, उसके बाद मैंने ये देखा इन्होंने फॉरेस्ट टाइप ग्रुप बताया हुआ है। और इसमें अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल जो मोस्ट डेसिडुअस है वो 1,33,000 किलोमीटर स्क्वायर है। एफटीजी का मतलब वही फॉरेस्ट टाइप ग्रुप। और जो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस है ये 2,80,000 है। दैट मीन्स ड्राई डेसिडुअस का एरिया बड़ा है, लार्जर एरिया है। एनसीईआरटी भी यही कहता है। तो ये कमीशन ने मोस्ट को क्यों माना आई डोंट नो। और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आप बायोमास के अकॉर्डिंग बताओ। जैसे अगर हम ये तो जानते ही हैं कि फॉरेस्ट टाइप के वॉल्यूम के अकॉर्डिंग पूछते तो डेफिनेटली फिर हम मोस्ट के साथ जाते हैं। इसका रीज़न हमें पता है बहुत अच्छे से कि मोस्ट जो है उनमें ज़्यादा परसेंटेज है। क्यों? क्योंकि जो वेजिटेशन है, जो ज़्यादा पेड़ पौधे हैं वो उनमें ग्रो करेंगे जिनमें अच्छी नमी हो, अच्छी बारिश हो, ना कि सूखे वाले एरियाज़ में। तो यहाँ तो ये डेफिनेटली फिर मोस्ट के साथ जाते हैं। बट इन्होंने लार्जर एरिया की बात की है, तो आई डोंट नो कमीशन ने इसे क्यों माना है। बट जो कमीशन वाली बात है वो भी मैंने आपको बता दी, और जो मुझे लगता है या जो एनसीईआरटी और जो फॉरेस्ट रिपोर्ट कहती है वो भी मैंने बता दिया। ये जो सीएपीएफ वाला क्वेश्चन था 2009 वाला, कौन सा था, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये वाला, इसमें भी आप देखो, नहीं ये तो सिविल सर्विसेज 2010 का है। हाँ, अब ये सिविल सर्विसेज के अकॉर्डिंग भी आप देखो तो इन्होंने मोस्ट डेसिडुअस ही माना है ना, क्योंकि ये तो आसान है। अब क्योंकि इन्होंने बाकी ड्राई डेसिडुअस ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो काफ़ी आसान हो जा रहा है ये आंसर करना। बट अगर ये ड्राई डेसिडुअस भी दे देते तो भी मुझे लगता है कमीशन मोस्ट के साथ जाती, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में, ये तो एक क्वेश्चन हुआ सिविल सर्विसेज का, मैं दूसरा दिखाता हूँ आपको। हाँ ये देखो सीएपीएफ का क्वेश्चन था, इसमें भी इन्होंने कहा कि लार्जेस्ट एरिया कौन सा है, मोस्ट डेसिडुअस को कंसिडर किया। फिर आप देखो और भी मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, मोस्ट वाइड स्प्रेड। तो यहाँ तो खैर आसान है बिकॉज इन्होंने मोस्ट डेसिडुअस दिया नहीं है। बट अगर वो मोस्ट डेसिडुअस देते तो फिर हम उसके साथ जाते हैं। तो ये सोर्स ऑफ कन्फ्यूजन, आई डोंट नो क्यों ऐसा कमीशन कर रही हैं, बट जो है वो दोनों बातें आपके सामने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है मैंग्रोव का? दे आर इंटर टाइडल फॉरेस्टेड वेटलैंड, मैंग्रोव हैबिटेट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दे डोमिनेट रिवर डेल्टा लगून एंड एस्चुअरी, दे आर हाईली साल्ट टॉलरेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे। मैंग्रोव के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि ये इंटर टाइडल फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पार्ट है, यानी टाइड्स वगैरह से एसोसिएटेड हैं, और क्योंकि कोस्टल और एस्चुराइन रीजन में देखने को मिलते हैं। तो एरिया दैट आर एबव वाटर एट लो टाइड एंड अंडर वाटर एट हाई टाइड, उसे हम कहते हैं इंटर टाइडल। तो मैंग्रोव बिल्कुल है।
दूसरा कह रहे हैं मैंग्रोव हैबिटेट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अदर। ये गलत बात है। मैंग्रोव तो रिच बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिशेस, कई सारी बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलती हैं और ब्रीडिंग और नर्सिंग ग्राउंड ये प्रोवाइड करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये दूसरा गलत है और यही हमारा आंसर है। तीसरा कह रहे हैं दे डोमिनेट रिवर डेल्टाज, लगून एंड एस्चुअरीज। ये बात सही है। मैंग्रोव कॉमनली शेल्टर्ड कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं, जैसे डेल्टा वगैरह में, जिसमें सुंदरबन का डेल्टा बहुत ज़्यादा फेमस है ना। चौथा कह रहे हैं दे आर हाईली साल्ट टॉलरेंट। अब मैंग्रोव स्पीसीज ना हेलोफाइट्स होते हैं। हेलोफाइट का मतलब साल्ट टॉलरेंट, और ये एडेप्ट कर गए हैं साल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स के रूप में और न्यू मेटाफोर्स के रूप में। अभी मैंने आपको बताया था न्यू मेटाफोर्स के बारे में। न्यू मेटाफोर्स यानी ब्रीदिंग रूट्स। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इनकी जड़ें हैं, इस पर्टिकुलर पेड़ की ये जड़ें हैं और इनकी, बट ये इस तरह से कैसे निकल गई बाहर, क्योंकि ये ब्रीदिंग रूट्स हैं, है ना। यहाँ से तो अब इस पर्टिकुलर एरिया से तो ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा पेड़ को, तो इन्होंने इस तरह से अडेप्ट कर लिया कि अपनी जड़ें बाहर निकाल ली ताकि वो बाहर से ऑक्सीजन ले सकें। अगला देखिए, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट ने पूछा गया जाफरान जो है वो किस तरह के सॉइल में। तो जाफरान क्या है? जाफरान जो है वो एक तरह का सेफ्रॉन है, केसर है। तो जब केसर की बात आई है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, करेवा सॉइल। तो बहुत ज़्यादा वेल्युएबल है और जम्मू एंड कश्मीर में कल्टीवेट होती हैं, हमें पता है। और लेकुस्टाइन है, यानी लेक ओरिजिन के हैं और कश्मीर वैली में है और जाफरान के लिए फेमस है। तीनों बातें मैंने बता दी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, व्हाट इज चैपरेल। तो चैपरेल हमें पता है ये एक तरह का श्रब फॉरेस्ट है, बायोम है, जो कि डोमिनेट होता है बाय डेंसली ग्रोइंग एवरग्रीन श्रब और स्मॉल ट्रीज सच एज स्क्रब ओक। तो चैपरेल क्या है? एक तरह का बायोम है, श्रबलैंड बायोम है। श्रब्स देखने को मिलते हैं, छोटी झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं और इनमें श्रब ओक वगैरह भी ग्रो होते हैं। और ये ना मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट का फीचर है, जैसे कैलिफोर्निया हो गया, चिली हो गए, साउथ अफ्रीका का कुछ पार्ट हो गया। तो हॉट ड्राई समर्स होते हैं और माइल्ड वेट विंटर्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है इकोसिस्टम का इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के बेस पे आंसर क्या होगा? मैंग्रोव सबसे पहले आएंगे, देन ग्रासलैंड, फिर लेक। मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक, देन ओशंस आएंगे। सो आंसर इज ऑप्शन सी। NPP का मतलब क्या होता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यानी वो रेट जिसमें प्लांट्स और अदर प्रोड्यूसर सिंथेसाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, यानी बायोमास को। मैंग्रोव हाईली प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रिएंट रिच एस्चुराइन इन्वायरमेंट में होते हैं, जिससे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों तरह के लाइफ ये सपोर्ट कर पाते हैं। अभी हमने पढ़ा ना लास्ट स्लाइड में कि मैंग्रोव जो है वो हाईली प्रोडक्टिव होते हैं। तो ये है। देन आता है ग्रासलैंड का नंबर। ग्रासलैंड मॉडरेट प्रोडक्टिव होते हैं और इनमें हर्बेसियस वेजिटेशन होती है जिनकी ग्रोथ रेट काफ़ी फास्ट होती है। देन आता है लेक्स का नंबर। तो लेक जो है मॉडरेट टू लो प्रोडक्टिविटी के होते हैं, डिपेंड करेगा न्यूट्रिएंट कैसे अवेलेबल हैं। और देन आता है ओशियंस का नंबर, जो कि लार्जेस्ट एरिया को कवर करते हैं बट इनकी प्रोडक्टिविटी लो होती है पर यूनिट एरिया। क्यों? क्योंकि ओपन वाटर में न्यूट्रिएंट की स्कैरसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसमें ये कह रहे हैं स्नो लाइन अकर एट हायर अल्टीट्यूड इन ईस्टर्न हिमालयस देन इन वेस्टर्न हिमालयस। और दूसरा कह रहे हैं कि मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है ये अकर करते हैं अलोंग द कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा ओनली। ओनली के कारण तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, पहला बिल्कुल सही है। देखिए, हमें पता है कि जो मैंग्रोव्स हैं वो कोस्टल एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा ओनली, ऐसा तो नहीं है, अंडमान एंड निकोबार में भी हैं, गुजरात कोस्ट में भी हैं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, इनमें भी देखने को मिलते ही हैं। तो सेकंड है गलत। और स्नो लाइन का मतलब क्या होता है? स्नो लाइन का मतलब होता है लोवेस्ट एलिवेशन, यानी वो मिनिमम ऊंचाई जो लोवेस्ट एलिवेशन जिसमें जो स्नो है एट विच स्नो रिमेन ईयर राउंड। तो जो बर्फ है वो साल भर रहती है मिनिमम एलिवेशन में। कुछ तो ऐसी मिनिमम ऊंचाई होगी ना जिसके बियॉन्ड अगर हम जाएं तो स्नो साल भर नहीं देखने को मिलेगा, बट उसके ऊपर स्नो देखने को मिलेगा, उसे हम स्नो लाइन कहते हैं। तो जो स्नो लाइन है ये वार्मर और ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन के कारण, क्योंकि देखिए ये बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल से नमी आती है तो ज़्यादा ह्यूमिड और वार्मर कंडीशन बनती है, इसलिए जो स्नो लाइन है वो ज़्यादा हायर है ईस्टर्न हिमालयज में। आई होप आप स्नो लाइन का मतलब समझ पा रहे हैं। स्नो लाइन का मतलब बर्फ बनना, तो ज़्यादा ऊंचाई में बर्फ बन रहा है ईस्टर्न पार्ट में। क्यों? क्योंकि वेस्ट जो बे ऑफ बंगाल है इनसे नमी आ रही है और वार्म कंडीशन ये लेकर के आ रहे हैं।
तो इस वजह से जो ईस्टर्न हिमालयज हैं इनके हायर अल्टीट्यूड में सुनहरा अकर करता है, जबकि वेस्टर्न हिमालयज में कम ही ऊंचाई में बर्फ देखने को मिलने लग जाते हैं। अराउंड 4.5 किलोमीटर में ही यहाँ देखने को मिलते हैं, बट अगर हम देखें ईस्टर्न हिमालयज में तो ये 5.5 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंस है और आंसर जो है इसका ऑप्शन ए ओनली 1 है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो डेजर्ट एरियाज में वाटर लॉस से बचने के लिए लीफ किस तरह से खुद को मॉडिफाई करती हैं? हार्ड एंड वैक्सी हो जाती हैं, टाइनी लीव्स हो जाते हैं इनके, थॉर्न्स हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ लीव्स, यानी पत्तों की जगह पे कांटे आ जाते हैं। तो अगर हम सोचें पहला हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, तो देखिए जो वैक्सी क्यूटिकल्स होते हैं, यानी जो कांटे होते हैं पत्तों के सरफेस में, ये ट्रांसपायरेशन को कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर इवापोरेशन इनसे कम हो जाता है, एरिया कम हो गया, और हार्ड टेक्सचर है तो इससे भी सरफेस एरिया कम हुआ तो वाटर लॉस जो है वो कम हो रहा है। तो पहला सही है। टाइनी लीव्स, देखिए ये भी सही बात है, स्मॉलर लीव से क्या होता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है तो वाटर लॉस्ट कम होता है ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। तीसरा, थॉर्न इंस्टीड ऑफ लीव्स, देखिए जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं वो कांटों में बदल जाते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, इससे भी वाटर लॉस कम होता है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला देखिए, 2004 के सुनामी ने लोगों को ये रियलाइज़ करवा दिया कि मैंग्रोव जो है ये एक रिलायबल सेफ्टी के जैसा काम करते हैं कैलेमिटीज़ के टाइम पे। तो किस तरह से मैंग्रोव जो है ये एक सेफ्टी हेज के जैसा वर्क करते हैं? तो इसमें अगर आप सारे ऑप्शंस पढ़ो तो जो डी है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है। जो मैंग्रोव ट्रीज़ हैं ये अपरूट नहीं होते, उखड़ते नहीं हैं स्टॉर्म के टाइम पे। इन्हें अपरूट करना, जड़ से उखाड़ना आसान नहीं है, बिकॉज इनके रूट्स काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं। ठीक है, और मैंने आपको इमेज भी दिखाया कि मैंग्रोव एज अ नेचुरल बैरियर एक्ट कर पाते हैं अगेंस्ट कोस्टल डिजास्टर जैसे सुनामी वगैरह के टाइम पे, बिकॉज इनके रूट काफ़ी डेंस होते हैं, और इससे क्या होता है जो वेव्स आते हैं उनकी वेलोसिटी को ये कम कर देते हैं। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के कौन कौन से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हैं? पहला कह रहे हैं टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विथ क्राउन्स फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कैनोपी। हमें पता है कि लंबे और सामने सामने ट्रीज देखने को मिलते हैं इक्वेटोरियल में, बिकॉज इनमें बारिश काफ़ी अच्छी होती है। तो पहला सही है। और दूसरा कह रहे हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्पीसीज देखने को मिलते हैं। अब ये बात भी सच है, फ्लोरा ज़्यादा है तो फोना भी ज़्यादा होगा, यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, और इस तरह से काफ़ी सारे अलग अलग तरह के स्पीसीज इनमें देखने को मिलते हैं। तीसरा कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस वेराइटीज ऑफ एपीफाइट्स। देखिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, रेनफॉल ज़्यादा है, तो बहुत सारे एपीफाइट्स। एपीफाइट का मतलब होता है वैसे प्लांट्स जो ग्रो होते हैं दूसरे प्लांट्स में, तो एपीफाइट्स भी काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। अगला देखिए, द सॉइल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दूसरा कह रहे हैं कि जो हाई टेम्परेचर और मॉइस्चर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, इससे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल में है वो डिकम्पोज हो जाते हैं क्विकली। देखिए पहला गलत है। पहला इसलिए गलत है बिकॉज जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के सॉइल हैं ये जनरली न्यूट्रिएंट्स में पुअर होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। क्यों? बारिश ज़्यादा हुई तो मिनरल लीच आउट हो गए, और ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बायोमास में ही स्टोर रह गए, यानी ऑर्गेनिक मैटर में ही स्टोर रह गए, ना कि सॉइल में। तो ये तो आसान है। अगर पहला गलत है तो बस एक ही आंसर बच रहा है, स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट। बाकी सब में आप पढ़ोगे तो कह रहे हैं स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो हमें तो इनकरेक्ट देखना है, तो आंसर इज डी। ठीक है, इतना आसान होता है ये। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं द हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कोज डेड ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल टू डीकम्पोज क्विकली। बिल्कुल सही बात है। वार्म और ह्यूमिड कंडीशन के कारण डेड ऑर्गेनिक मैटर काफ़ी जल्दी डीकम्पोज होते हैं। इसका मतलब न्यूट्रिएंट्स क्विकली रिटर्न कर जाते हैं प्लांट में, बट डू नॉट रिमेन इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। यानी वार्म और ह्यूमिड कंडीशन से बहुत तेज़ी से डेड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो रहे हैं और न्यूट्रिएंट्स प्लांट में रिटर्न कर जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जा रही है। आसान है। आप देखो ये 2023 में पूछा गया सिविल सर्विसेज में, तो ऑलमोस्ट हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं। अगला देखिए, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट किन स्टेट्स में देखने को मिलते हैं, और ये पूछा गया सिविल सर्विसेज में। तो मैंने आपको ये सिखाया है, वेट का मतलब है कि रेनफॉल जो है हैवी होगा, तो आपको आइडेंटिफाई करना है हैवी रेनफॉल किस में है। अरुणाचल प्रदेश में, हाँ, तो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनमें मोस्टली हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि एरिया काफ़ी एक्सटेंसिव है। तो पहला तो सही है।
और इसके बाद दूसरा कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश में तो वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट नहीं है डेफिनेटली, क्लाइमेट कूल है ना, क्लाइमेट कूल है और लोअर रेनफॉल है अरुणाचल के मुकाबले, तो ये भी गलत है और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न के मुकाबले। और तीसरा जो मिज़ोरम कह रहे हैं, मिज़ोरम भी बिल्कुल सही है, इनमें भी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी होगा 1 और 3, सेकेंड गलत है और बाकी दोनों सही हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सिविल सर्विसेज का है, बट बाकी पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तो इनमें आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेट कहाँ पे है और बाकी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं वो किन एरियाज़ में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ये कह रहे हैं अगर रेन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लंग्स हैं अर्थ के तो वेटलैंड किडनीज हैं अर्थ की। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? देखिए हमें पता है वेटलैंड को कंपेयर किया जा रहा है किडनी के साथ, क्यों? क्योंकि किडनी का क्या काम है, ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो किडनी वेस्ट और टॉक्सिन्स को ब्लड से फिल्टर करता है, उसी तरह से वेटलैंड्स भी हैवी मेटल्स और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को जो कि पॉल्यूटेंट्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब करता है और वाटर को प्योरीफाई करने का काम करता है। तो आंसर क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हैवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। तो इस तरह से ये सही आंसर जो है ऑप्शन डी है और ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए सीडीएस का है, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला कह रहे हैं साल जो है मोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में है, सही बात है, हमने कई बार ये कवर किया। दूसरा कह रहे हैं कासुएरिना जो है वो लार्जली तमिलनाडु के कोस्टल रीजन में देखने को मिलता है, ये भी सही है। तीसरा कह रहे हैं देवदार एक कोनीफेरस स्पीसीज है, सही बात है ये भी। चौथा कह रहे हैं 16 फॉरेस्ट अपर रीचेज ऑफ हिमालय, नहीं गलत है ना, 16 हमने पढ़ा कि नीलगिरीज में 16 कहते हैं किनको, जो खास तौर से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं उन्हें हम कहते हैं, जो कि हायर एलिवेशन में वेस्टर्न घाट के, वो 16 कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, नीलगिरी वाले रीजन में मोस्टली, ना कि हिमालयाज में। सो आंसर इज ऑप्शन डी बिकॉज ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बायोम ऑप्टिमम इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स एनिमल्स के ग्रोथ के लिए, तो कौन सा इसके बारे में करेक्ट नहीं है? पहला कह रहे हैं हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होता है साल भर, सही बात है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन का मेन फीचर ही यही है। दूसरा कह रहे हैं बायोम को मेगा थर्मल बायोम कहते हैं। मेगा थर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि मेगा का मतलब हाई होता है, तो हाई टेम्परेचर वाला ये बायोम है इसलिए। तीसरा कह रहे हैं एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम एक्सटेंड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। ये बात सही है कि इक्वेटर के 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में मोस्टली हमें ये ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो ये भी सही है। चौथा कह रहे हैं मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ दिस बायोम हैज़ टेकन प्लेस इन सेंट्रल एंड सदर्न कैलिफोर्निया एंड नॉर्थ वेस्टर्न कोस्टल लैंड ऑफ अफ्रीका। गलत कह दिया ना इन्होंने, कैलिफोर्निया और बाकी रीजन्स में हम देखते हैं कि हमें ये फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते, मेडिटेरेनियन वगैरह देखने को मिलते हैं मोस्टली। ठीक है, चौथा गलत है। अगला देखिए, तो इसमें सेल्वास है, सवाना है, टुंड्रा है और मॉनसून लैंड है, और कौन सा वेजिटेशन है इसके साथ हमें मैच करना है। ठीक है, सेल्वास की अगर हम बात करें तो जो सेल्वास हैं ये इक्विटोरियल रेन फॉरेस्ट हैं जिनमें वेजिटेशन काफ़ी डेंस होती है, तो ए जाएगा 2 के साथ बिकॉज ये एपीफाइट्स के साथ सही मैच है। एपीफाइट का मतलब वैसे प्लांट्स पहले ही मैंने बताया है जो ग्रो होते हैं दैट ग्रोज ऑन अनदर प्लांट्स, जो दूसरे प्लांट में ग्रो होते हैं उन्हें हम एपीफाइट्स कहते हैं, तो सेल्वास एपीफाइट्स के साथ जाएगा। सवाना की बात करें तो ये तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, तो ग्रासेस एंड ट्री के साथ मैच होगा, तो बी जाएगा 4 के साथ, ए जाएगा 2 के साथ। तो 2 और 4 किस में है, इसमें है, सो आंसर इज ऑप्शन सी 2, 4। देन टुंड्रा, तो टुंड्रा में मोसेस और लाइकेन है बिकॉज काफ़ी परमाफ्रोस्ट रीजन है, काफ़ी कोल्ड होता है। और जो मॉनसून लैंड है उनमें हम देखते हैं कि सीजनल क्लाइमेट है जो ट्रोपोफाइट्स को सपोर्ट करते हैं, सो आंसर इज डी जाएगा 3 के साथ, सो आंसर इज ऑप्शन सी। आसान है, सीडीएस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमोंग द फॉलोइंग हिमालयन वेजिटेशन टाइप इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ अल्टीट्यूड बिगिनिंग फ्रॉम द हाईएस्ट, तो सबसे ऊंचाई से हमें नीचे क्रम की ओर जाना है और ये हिमालयन वेजिटेशन के टाइप के बारे में। तो सबसे ऊंचा कौन है, देखिए सबसे ऊंचा अल्पाइन है, 3500 मीटर से भी ऊंचा होता है ये, तो इस हिसाब से 2 पहले आएगा, तो 2 ऑप्शन तो हट जाते हैं। अल्पाइन के बाद आएगा कोनीफेरस का नंबर, कोनीफेरस जो है वो 2000 से 3500 मीटर के बीच देखने को मिलता है, काफ़ी ऊंचा है ये भी, बट अल्पाइन से तो कम है। तो इस तरह से 2 के बाद 1 आना है, तो दोनों में ही है। फिर ट्रॉपिकल का नंबर है और एवरग्रीन का, देखिए ट्रॉपिकल जो है वो फुट हिल्स में होते हैं, लोअर फुट हिल्स में, और एवरग्रीन उससे ऊंचा होता है, तो एवरग्रीन 1000 से 2000 मीटर के बीच देखने को मिलेगा, और जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ये 1000 मीटर से नीचे होगा।
तो इस तरह से सही क्रम क्या बनता है, 2 1 फिर आता है 4 फिर आता है 3, तो आंसर सी के साथ हम जाएंगे। हाईएस्ट से लोएस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्पाइन है, देन कॉनिफेरस, उसके बाद है एवरग्रीन, और सबसे नीचे देखने को मिलेगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि लोअर अल्टीट्यूड में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए इसमें ट्रॉपिकल डेसिडुअस के बारे में पूछ रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है कंबाइंड जियो साइंटिस्ट में 2024 में। पहला कह रहे हैं दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, तो ये बात ना सच है, बिल्कुल सच है, एनसीईआरटी से है। और दे स्प्रेड ओवर द रीजन दैट एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 to 200, ये भी सही है, और ये दोनों ही हमने पढ़ा है, ये आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी, तो ये यहीं से उठाया गया है क्वेश्चन। पहले कह रहे हैं दे आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट, ठीक है, तो ट्रॉपिकल सबसे वाइड स्प्रेड है, सबसे बड़े एरिया में है ट्रॉपिकल डेसिडुअस। इसके बाद ये मॉनसून फॉरेस्ट कहलाते हैं और 70 से 200 सेंटीमीटर की बारिश वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आपको लैंड बायोम आइडेंटिफाई करना है कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। इनके क्लाइमेट जो है ये कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर दैट वेरी फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड, यानी बारिश ज़्यादा होती है और टेम्परेचर जो है कोल्ड से माइल्ड के बीच देखने को मिलता है। और दूसरा कह रहे हैं फॉरेस्ट में प्राइमरली डेसिडुअस ट्रीज होते हैं, जैसे मेपल, ओक, हिकोरी, बीचवुड वगैरह। तीसरा ये कि रकून, ऑप्समम, बैट्स, स्क्वायरल्स ये इन ट्रीज में पाए जाते हैं, तो ये है रकून। अब देखिए अगर इनकी हम इस तरह से इसे एनालिसिस करें इसकी वन बाय वन, तो पहला जो कह रहे हैं कि देयर क्लाइमेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई रेनफॉल एंड टेम्परेचर दैट वेरी फ्रॉम कोल्ड टू माइल्ड, तो हाई रेनफॉल और माइल्ड टू कोल्ड टेम्परेचर जो है ये टेम्परेट फॉरेस्ट में मैच करता है, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट में क्या होता है, डिस्टिंक्ट सीजन होता है, पहली चीज़ डिस्टिंक्ट सीजन होता है। दूसरी बात ये कि इसमें कोल्ड विंटर होते हैं से लेकर वार्म समर होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है बट कोल्ड टू वार्म यानी माइल्ड क्लाइमेट देखने को मिलता है। दूसरा, इनमें जो ट्रीज होते हैं ये मेपल, ओक, हिकोरी वगैरह होते हैं। और एनिमल भी जो है वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन और यूरोपियन के टेम्परेट फॉरेस्ट में ये एनिमल्स मोस्टली देखने को मिलते हैं। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है। ट्रॉपिकल क्यों गलत है, ट्रॉपिकल जो है वो एवरग्रीन तरह का होता है मोस्टली, यानी इनमें जो ट्रीज हैं वो मेपल वगैरह और ओक वगैरह जो है ये डोमिनेट नहीं करेंगे। और तीसरा जो कह रहे हैं बोरियाल, तो देखिए बोरियाल का मतलब ही टैगा होता है, बोरियाल और टैगा सेम है, और टैगा में भी कोनीफेरस ट्रीज देखने को मिलते हैं। कोनीफेरस ट्री कौन से होते हैं, जैसे पाइन हो गए, है ना, पाइन के बाद फिर हो गया स्प्रूस हो गए, ये सब जो ट्रीज है मोस्टली टैगा में देखने को मिलते हैं। और जो मेडिटेरेनियन है ये भी गलत है, बिकॉज इनमें तो ड्राउट रेजिस्टेंट वेजिटेशन और श्रब होते हैं, बड़े पेड़ तो होते ही नहीं हैं, केवल झाड़ियाँ होती हैं, बिकॉज जो बारिश है वो बहुत ही माइल्ड होती है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीडीएस 2015 का है, तो इसमें हमें मैच द कॉलम दिया गया प्लांट और उनके नेचुरल वेजिटेशन टाइप के साथ। इबोनी, सीसम, वालनट और बर्च ये 4 हैं। तो इबोनी हमने पढ़ा है, ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन का पार्ट है, तो ए जाएगा 4 के साथ। A4 के साथ हमें किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ये 2 ऑप्शंस में। दूसरा कह रहे हैं सीसम, तो सीसम तो डेसिडुअस का पार्ट है, वेरी फेमस, तो बी जाएगा 1 के साथ। देन वालनट और बर्च बच गए, तो 2 ऑप्शन में तो हमारा आंसर निकल के आ गया है। दैट मीन्स जो वालनट है ये हिमालयन मोस्ट का पार्ट है, और जो बर्च है ये अल्पाइन यानी बहुत ऊंचे एरियाज में हमें बर्च ट्रीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, बर्च जो है अल्पाइन वेजिटेशन का पार्ट है, बहुत हाई अल्टीट्यूड हिमालयज में ये ग्रो होते हैं। और जो वालनट है, वालनट जो है ये हिमालय के मोस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट में ग्रो होते हैं। ठीक है, और सीसम जो है वो पता ही आपको रोजवुड है, यानी मोस्ट डेसिडुअस का पार्ट है। और इबोनी जो है वो एक डेंस डार्क हार्डवुड ट्री टाइप है जो कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, इसमें स्टेटमेंट 2 हैं। पहला स्टेटमेंट है कि टुंड्रा क्लाइमेट में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली लेस होती है, और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि टुंड्रा क्लाइमेट में लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड होता है। और ये क्वेश्चन है सीडीएस का। दोस्तों हमें पता है कि टुंड्रा में जो क्लाइमेट है, जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हार्श है, और हार्श कंडीशन होने के कारण, कोल्ड टेम्परेचर होने के कारण, शॉर्ट ग्रोइंग सीजन के कारण क्या होता है, स्पीसीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी कम होता है। अब कंडीशन ही इतनी हार्श है तो कितने स्पीसीज़ ग्रो कर पाएंगे, तो सर्वाइवल रेट बहुत ही कम है, तो ये बात सच है। अब इसमें जो दूसरा स्टेटमेंट कह रहे हैं कि टुंड्रा क्लाइमेट में लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड है, ये बात भी सच है। टुंड्रा क्लाइमेट में लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड है, यानी टुंड्रा रीजन में बहुत ही शॉर्ट समर होता है, जिससे रिप्रोडक्टिव पीरियड बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। तो इस वजह से
इस वजह से जो है ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, बिकॉज लेस रिप्रोडक्टिव वार्म पीरियड के कारण बायोडाइवर्सिटी कम है। सो आंसर इज ऑप्शन ए, और ये CDS का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकेकिया ट्री के बारे में पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं इनका लॉन्ग सेलो रूट सिस्टम है जिससे इन्हें मॉइस्चर फाइंड करने में हेल्प होती है। दूसरा ये कि थॉर्नी लीव्स होता है जिससे वाटर लॉस कम हो। तीसरा ये कि इनका वाइड क्राउन होता है ताकि ये मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्व कर सकें। अब देखिए अकेकिया ट्री के बारे में हमने पढ़ा है, और ख़ास तौर से अगर हम देखें तो इनका जो रूट सिस्टम है वो एक ऐसा होता है जो लॉन्ग होता है ताकि ये मॉइस्चर अच्छे से ले सकें। बट आई गेस सेलो वर्ड यहाँ पे उतना सही नहीं है, बट यूपीएससी ने इसे सही कंसिडर किया है क्योंकि यूपीएससी जेनरिक स्टेटमेंट्स लेके चलती है, तो पहला सही है। और दूसरा थॉर्नी लीव्स की बात कर रहे हैं तो हाँ, क्योंकि ये मॉइस्चर लॉस को कम करना चाहती हैं तो इस तरह से ये थॉर्नी लीव्स इनके होते हैं, कांटे वाले होते हैं। और तीसरा कह रहा है वाइड क्राउन होता है ताकि मैक्सिमम सनलाइट को ऑब्जर्व कर सकें, ये भी सही है। ब्रॉड फ्लैट क्राउन जो है इन्हें मॉइस्चर को सनलाइट को कैप्चर करने में हेल्प करता है, खास तौर से ओपन और ड्राई एनवायरनमेंट में। तो आंसर जो है इसका ऑप्शन डी है 1, 2 एंड 3। आगे बढ़ते हैं, मैंग्रोव साइट्स के बारे में पूछ रहे हैं और ये CAPF का क्वेश्चन है। ये भी एक गूगली क्वेश्चन है। पहला कह रहे हैं मैंग्रोव प्लांट जो है इन्हें एप्रोप्रिएट मिक्स चाहिए सलाइन और फ्रेश वाटर का। देखिए ये जनरली तो सही होना चाहिए, बट यूपीएससी ने इसे गलत माना है, बिकॉज ये जो वर्ड है ना एप्रोप्रिएट, ये इस स्टेटमेंट को गलत बनाता है। एप्रोप्रिएट यहाँ पे ये साबित कर रहा है कि सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर सही कॉम्पोजिशन में मिले, बट ऐसा कुछ नहीं है। कई जगहों पे सलाइन वाटर ही बस होता है और वहाँ भी मैंग्रोव्स देखने को मिल जाते हैं। कई बार फ्रेश में तो नहीं, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी सलाइन हो तो वहाँ पे मैंग्रोव कई बार देखने को मिले हैं। तो इस तरह से पहला गलत है और आंसर हमारा निकल कर आ गया ऑप्शन बी 2, 3 एंड 4। इन्हें मड फ्लैट चाहिए ताकि ये ग्रो और डेवलप कर सकें, ये बात सच है। मैंग्रोव जो है वो सॉफ्ट मडी वाटर लॉग्ड सॉइल में जल्दी ग्रो करते हैं। इंटरटाइडल जोन में ये ग्रो करते हैं। इंटरटाइडल का मतलब वही है जो शेल्टर्ड कोस्टल एरियाज हैं जैसे डेल्टा, एस्चुअरीज वगैरह। और चौथा भी सही है, मैंग्रोव जो है ये इंडिया के हर एक कोस्टल स्टेट में रिपोर्ट किए ही गए हैं, अंडमान एंड निकोबार को भी इंक्लूड करके। तो आंसर बी है। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का है 2010 का। इसमें देखिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए अगर एक जोग्राफिकल एरिया है जिसका जो ऊंचाई है वो 400 मीटर है, तो उसके बेस पे आपको ये बताना है कि 400 मीटर के आधार पे कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अगर उस जोग्राफिकल एरिया में नेचुरल फॉरेस्ट हो तो क्या हो सकता है। अब अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो टेम्परेचर जो है वो हर साल सेम ही है, 31 है, 30 है, 28, 29 है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है एवरेज टेम्परेचर जो कि मैक्सिमम वाला है। ठीक है, उसके बाद तीसरा मिनिमम टेम्परेचर कितना है, तो 21 से 20 ये मिनिमम टेम्परेचर, मतलब ये भी सेम है। तो टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं है। और रेनफॉल में देख रहा हूँ साफ तौर से काफ़ी हाई रेनफॉल है, मतलब कोई भी ऐसा सीजन नहीं है, कोई भी ऐसा महीना नहीं है जो ड्राई हो। तो इसमें जो कह रहे हैं कि टेम्परेट कोनीफेरस, तो कोनीफेरस देखते ही मैं समझ जाऊँगा ये ऊंचाई वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये ऊंचाई की बात कर रहे हैं, हायर अल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं, बट यहाँ तो बस इन्होंने 400 मीटर दिया है, तो ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये टेम्परेट कह रहे हैं, तो टेम्परेट तो होगा ही नहीं, उन्हें तो कूल टेम्परेचर चाहिए। ये आप देखो ना 20, 21 है, 28, 30 है, ये तो अच्छा खासा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट मॉडरेट तो है ना, कम भी नहीं है। तो टेम्परेट तो ऐसे ही गलत हो जाना है, टेम्परेट यहाँ भी गलत हो जाना है। और माउंटेन मतलब पहाड़ी वाले, ऊंचाई वाले, माउंटेनियस एरियाज, तो ये तो हायर होंगे ना एलिवेशन में, कम से कम 1000 मीटर तो होने ही चाहिए, तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाता है। तो आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो रही है और कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रही है और टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से डेफिनेटली हम आइडिया लगा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, कोई भी ड्राई सीजन नहीं है। पहली बात आप देख रहे हो किसी भी महीने में ड्राई नहीं हो रहा, हर महीने में बारिश हो रही है। इसके अलावा वार्म टेम्परेचर है साल भर, ये भी मैं देख पा रहा हूँ साफ तौर से, और रेनफॉल भी हाई है। अगला देखिए CAPF का ही क्वेश्चन है, एरियाज वेयर रेनफॉल एक्सीड्स 250 सेंटीमीटर, और दूसरा कह रहे हैं एनुअल टेम्परेचर 25 से 27 हो और एवरेज ह्यूमिडिटी यानी नमी जो है 75% से ज़्यादा हो, और ट्री जो है अपने पत्ते शेड ना करते हों। तो समझ आ गया होगा आपको हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन की। ठीक है, क्यों वेट की बात कर रहे हैं, बिकॉज एक तो रेनफॉल ज़्यादा है यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा, दूसरा टेम्परेचर जो है वो हाई है ना, तीसरा ये कि जो नॉट शेड देयर लीव, यानी यहीं से समझ आ गया एवरग्रीन होगा। एवरग्रीन है तो हालांकि एक ही ऑप्शन लिमिट हो रहा है, बट बाकी से तो आइडिया लग जा रहा है ना। जो रेनफॉल की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि
जो रेनफॉल है वो कैसा है 250, तो बहुत हाई रेनफॉल है। तो सेमी एवरग्रीन में तो हाई रेनफॉल होगा नहीं, ड्राई एवरग्रीन में तो हाई रेनफॉल होगा नहीं, तो ये दोनों ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। तो क्या बचा, बस वेट एवरग्रीन बचा। अगला देखिए, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जो क्रीपर या क्लाइंबर होते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जनरली देखने को मिलते हैं। और दूसरा ये कि जो एपीफाइट है जिनका खुद का रूट नहीं होता है ग्राउंड में, वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के ट्रीज में सर्वाइव करते हैं। तीसरा ये कि सारे ही एपीफाइट जो है क्रीपर नहीं होते हैं। तो ये भी आसान है। देखिए क्रीपर और क्लाइंबर क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं इसमें इस तरह के क्रीपर्स होते हैं जो लत के रूप में होते हैं और इन पेड़ों में लगे होते हैं। और ये ना एपीफाइट होते हैं। एपीफाइट का मतलब क्या है कि इनका खुद का जड़ नहीं है, ठीक है, बट ये यहीं से ग्रो कर रहे हैं, इन पेड़ से ही ग्रो कर रहे हैं, उन्हें हम एपीफाइट कहते हैं। तो ये दोनों सही हैं। और ऑल एपीफाइट आर नॉट क्रीपर। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई पेड़ में कोई दूसरा पौधा ग्रो कर रहा है, एपीफाइट ग्रो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो क्रीपिंग ही करें, यानी वो इस तरह से लत के साथ क्लाइंब कर जाए। तो ये भी सही बनता है, क्योंकि सारे एपीफाइट क्रीपर नहीं होते हैं, कुछ एपीफाइट क्रीपर होते हैं। और एपीफाइट और क्रीपर अलग अलग कैटेगरीज हैं। हालांकि ये भी प्लांट में ही ग्रो करते हैं, बट नेसेसरली क्लिम्बर या क्रैपर हो ऐसा तो सही नहीं है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। ठीक है, समझ आ गया, पहला भी समझ आ रहा है। क्रीपर और क्लाइंबर जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में क्यों होते हैं, क्योंकि डेंस वेजिटेशन होता है और बहुत सारे प्लांट जो है क्रीपर के रूप में ग्रो कर जाते हैं ताकि सनलाइट को पहुंच पाएँ। ऐसे खुद से तो ये सनलाइट तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो क्रीपर हैं वो खुद में उतनी पोटेंशियल नहीं रखते हैं क्योंकि उन तक सनलाइट पहुँचे। और वैसे भी हमें पता है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इतने डेंस होते हैं कि सनलाइट बिल्कुल बेस लेवल तक नहीं पहुँच पाता है। तो क्रीपर्स क्या करते हैं, ऊपर की ओर क्लाइंब करने लग जाते हैं। मतलब आप सोचो हमारा नेचर किस तरह से डिजाइंड है कि यहाँ पे हर एक जीव अपना पोषण ढूंढ ही लेता है। और दूसरा जो कह रहे हैं एपीफाइट जिनके पास खुद का रूट नहीं है वो सर्वाइव करते हैं, हाँ ये तो जेनरिक है। और तीसरा भी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेजिटेशन है और रीजन के साथ मैच करना है। पहला कह रहे हैं चैपरेल, तो चैपरेल नॉर्थ अमेरिका में हमने पढ़ा है, तो A1 के साथ जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। चैपरेल वेजिटेशन क्या होता है, तो ये पहले समझते हैं किन रीजन में है, तो कैलिफोर्निया में और वेस्टर्न यूएस मैक्सिको वगैरह में देखने को मिलता है, पहली चीज़। और इनमें जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन टाइप के होते हैं, ठीक है, मेडिटेरेनियन। तो और इसमें खास बात यह है कि हॉट ड्राई समर होंगे और माइल्ड वेट विंटर होगा, ठीक है। वेजिटेशन कैसे होंगे, एवरग्रीन श्रब होंगे, स्क्रब ओक वगैरह हमने पढ़ा है ना, स्क्रब ओक ये सब देखने को मिलेंगे। तो ये तो 1 है। और दूसरा मैक्वीज कह रहे हैं, तो ये जो मैक्वीज हैं ये मेडिटेरेनियन सी वाले रीजन में देखने को मिलता है, सदर्न यूरोप में, और इनमें भी मेडिटेरेनियन क्लाइमेट ही होता है। और इनके जो श्रब्स हैं वो भी अगेन एवरग्रीन श्रब्स होते हैं और हार्ड लिव्ड होते हैं। तो ये भी जो है इस तरह से मैक्वीज एक फ्रेंच टर्म है और ये यूरोप के साथ मैच होगा, तो बी जाएगा 2 के साथ। और जो तीसरा कह रहे हैं फाइनबोज, फाइनबोज जो है ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं वेजिटेशन, फाइनबोज के नाम से। और ये जो वेजिटेशन है ये श्रब्स में रीच होते हैं, ठीक है, फाइनबोज जो है श्रब्स में रीच होते हैं। चौथा कह रहे हैं मेल स्क्रब्स, तो जो मेल स्क्रब्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया में वेजिटेशन को कहते हैं और ये भी मेडिटेरेनियन तरह का ही होता है। और इनमें भी मल्टी स्टेम्ड यूकेलिप्टस स्पीसीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं जिन्हें हम मेल कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन फ्लोरा को खास तौर से स्पेसिफाई करता है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अगला देखिए, द हिल विद डेंस वेजिटेशन कवर डू नॉट एक्सपीरियंस हैवी सॉइल इरोजन, यानी वैसे हिल्स जिनमें वेजिटेशन कवर काफ़ी डेंस है, काफ़ी घना है, उनमें सॉइल इरोजन नहीं होता है। और दूसरा ये कह रहे हैं जो वेजिटेशन कवर है ये हेल्प करते हैं रेन वाटर के इन्फिल्ट्रेशन में और सॉइल को बांधे रखने में। देखिए पहला बिल्कुल सही है, हमें पता है वेजिटेशन अगर है, पेड़ पौधे हैं, तो डेफिनेटली सॉइल जो है प्रोटेक्ट हो जाता है वास होने से, सॉइल इरोजन से। और दूसरा जो कह रहे हैं रेन वाटर के इन्फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है और सॉइल को बाइंडिंग करके रखता है, ये भी सही है। जो वेजिटेशन कवर है ये सॉइल के रूट्स को, जड़ों को रोक के रखते हैं वेजिटेशन, क्योंकि पेड़ पौधे हैं तो मिट्टियों को रोक के रखा हुआ, मिट्टियों को बहने नहीं दे रहे हैं। तो प्लांट्स इनफैक्ट हेल्प करते हैं वाटर को ग्राउंड में सोख करने में, सोखने में। तो पहला सही है और पहले ही सेकंड ही फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज वेजिटेशन सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, तो इसका मतलब सॉइल इरोजन नहीं होता है। तो आंसर क्या है, बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। अगला देखिए, वेस्टर्न घाट है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब और छोटा नागपुर प्लेटू, और आपको मैच करना है वेजिटेशन टाइप के साथ। तो वेस्टर्न घाट में हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, तो ए जाएगा
एवरग्रीन कहाँ पे है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, 2 में है, तो ये जाएगा 2 के साथ, तो 2 ऑप्शन तो हट गए। इसके बाद कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश में मोस्टली हमें हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, तो बी जाएगा 3 के साथ। हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट है, और छोटा नागपुर प्लेटू में जो है वो डेसिडुअस है, तो D1 के साथ, तो 2 3 4 1 आंसर इज ऑप्शन ए। आप देखो कितने ज़्यादा ये रिपीट कर रहे हैं एक ही तरह के क्वेश्चन। अगला देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नेचुरल वेजिटेशन की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होती है, क्यों होता है ऐसा? सॉइल फर्टाइल होती है इस वजह से? ये तो गलत है। देखिए सॉइल फर्टाइल तो नहीं होती है, ऑफन जो है वो हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट्स में पुअर होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो मिनरल्स हैं मिट्टियों के वो लीच कर जाते हैं, बह जाते हैं, ये रीज़न है। तो पहला तो होगा नहीं, तो आंसर निकल के आ गया B 2 और 3। हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, ये सही बात है, हमें पता है कि हॉट एंड वेट क्लाइमेट होता है तो वार्मथ और रेनफॉल के कारण डेंस वेजिटेशन होती है। तीसरा, इंटेंस सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ये भी सही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा सनलाइट होता है, खासतौर से अपर कैनोपी में। तीसरा कह रहे हैं सीजनल चेंज टू फैसिलिटेट न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, ये भी गलत है। सीजनल चेंज कहाँ होता है? हमने देखा ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ना के बराबर सीजनल चेंज होता है, साल भर मॉडरेट ही टेम्परेचर है और टेम्परेचर कंसिस्टेंट है, मेन बात ये है, तो ये गलत है। और बारिश भी इनफैक्ट कोई भी महीना ड्राई नहीं है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे ये सवाल है जो CAPF में पूछा गया है। पहला कह रहे हैं ये क्वाइट इनफर्टाइल होते हैं, तो सच बात है ये, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो क्वाइट इनफर्टाइल होते हैं और न्यूट्रिएंट पुअर होते हैं, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट होते हैं। अगला देखिए, दूसरा कह रहे हैं कि ये जो वेजिटेशन है ये एवरग्रीन होते हैं जिससे फोटोसिंथेसिस होता है साल भर, ये बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट डेंस एवरग्रीन वेजिटेशन को सपोर्ट करते हैं। तीसरा कह रहे हैं दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज, ये भी सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को डेजर्ट कवर्ड बाय ट्रीज इसलिए कहते हैं क्योंकि भले ही लस वेजिटेशन है, बहुत घने वेजिटेशन है, बट जो सॉइल है वो तो खुद में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है, डेजर्ट की तरह है ना, भले ही पेड़ों से ढका हुआ है बट है तो डेजर्ट टाइप का, मतलब डेजर्ट से कंपेयर कर रहे हैं, डेजर्ट्स में भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। चौथा कह रहे हैं दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम, ये भी सही है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो मोस्ट प्रोडक्टिव और बायोलॉजिकली डाइवर्स माने जाते हैं, सो आंसर इज ऑप्शन D। अगला देखिए एनडीए का क्वेश्चन है, मैंग्रोव, स्क्रब, टीक और कोनिफेरस, ये आपको मैच करना है। अब ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो अगर हम इसे मैच करें तो क्या सही जाएगा? मैंग्रोव हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कोस्टल में, तो कौन सा कोस्टल है यहाँ में से? आप आइडिया लगा सकते हैं इसके बारे में। और इसके बाद कह रहे हैं कि स्क्रब, तो देखिए मैंग्रोव यहाँ साफ तौर से देख रहे हैं, बाकी के एरियाज़ में तो कोस्टल डायरेक्टली नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हम किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन 2 के साथ, तो A 2 के साथ जाएगा, यानी 2 ऑप्शन हट गए। देन स्क्रब और टीक है, तो टीक मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि टीक जो है ये मोस्टली आपको किन एरियाज़ में देखने को मिलेंगे? ईस्टर्न एरियाज़ में। तो जो C है वो किसके साथ जाएगा? 1 के साथ, तो C 1 के साथ जाएगा, तो एक ऑप्शन और हट गया, तो आंसर आ गया ऑप्शन D 2 3 1 4। नेक्स्ट देखिए, अगर हम असम वैली से राजस्थान प्लेन की तरफ जाते हैं तो किस तरह का वेजिटेशन होगा? तो अब तो आप काफ़ी एक्सपर्ट हो गए होंगे इस चीज़ में। देखिए असम वैली यानी नॉर्थ ईस्ट में थॉर्न कहाँ से आएंगे? मोस्ट डेसिडुअस कहाँ से आएगा? ये तो ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगा। और ड्राई डेसिडुअस भी कहाँ से आएगा? वेट एवरग्रीन आएंगे, बिकॉज एवरग्रीन फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं नॉर्थ ईस्ट के वैलीज़ को, बारिश ज़्यादा होती है ना, तो आंसर A है, सारे एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मोस्ट डेसिडुअस आएगा, ड्राई डेसिडुअस आएगा, और हमें पता है राजस्थान प्लेन में थॉर्नी यानी कांटेदार वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, सो आंसर इज ऑप्शन A। अगला देखिए, करेवा के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमें पता है ये प्लिस्टोसीन पीरियड के लेकोस्टाइन डिपॉजिट हैं, पीर पंजाल के लोअर स्लोप में देखने को मिलते हैं। सेफ्रॉन, आलमंड यानी बादाम और वालनट वगैरह के ये कल्टीवेशन के लिए जाने जाते हैं, यानी अखरोट वगैरह के लिए, तो सही बात है, आंसर इज ऑप्शन C। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, और ये हमने पढ़ा NCERT से ही क्वेश्चन लिफ्ट किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, और ये हमें मैच करना है नेचुरल वेजिटेशन को उनके एनुअल रेनफॉल के साथ, और ये CDS का क्वेश्चन है। तो पहले मैं आसान वाला मैच करूंगा, एरिड का मतलब होता है सूखा, और सूखे एरियाज़ की बात कर रहे हैं तो बारिश सबसे कम होगी ना, 50 सेंटीमीटर से भी कम होगी, क्योंकि इससे नीचे दिया ही नहीं है इन्होंने, तो D जाएगा 3 के साथ। अगर D 3 के साथ जाएगा तो ये 2 ऑप्शन तो हट गए। अब हमारे पास बचा हुआ है जो उनमें देखते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई देखते हैं, तो एरिड से थोड़ा बेटर है ड्राई, यानी 50 से 100 सेंटीमीटर वाली बात होगी, तो C जाएगा 5 के साथ, तो C 5 के साथ दोनों में ही है। देन B चेक करना है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस,
तो डेसिडुअस में बारिश तो होती ही है बट उतनी भी नहीं होती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमने बहुत बार बार ये पढ़ा है कि डेसिडुअस जो है 70 से 200 के बीच होते हैं, है ना, जिसमें ड्राई भी शामिल है और मोइस्ट भी शामिल है। तो ड्राई वाला ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 100 से 200 के साथ जाएगा, तो बी जो है 1 के साथ जाएगा। तो आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी। अब जो एवरग्रीन बच गया वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वाले हैं। ठीक है, ईजी है, कर लोगे। नेक्स्ट देखिए, टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको आइडेंटिफाई करना है कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे। सीडीएस 2025 का क्वेश्चन है। पहला कह रहा है टेम्परेचर हाई होता है थ्रू आउट द ईयर। दूसरा कह रहा है रेनफॉल वेरिएबल होता है जिसमें शॉर्ट वेट सीजन और लॉन्गर ड्राई सीजन होते हैं। तीसरा ये क्लाइमेट ऑफ सूडान और पैराग्वे इस क्लाइमेट टाइप का एग्जाम्पल है। ये ना एनसीईआरटी से इन्होंने लिफ्ट किया। आंसर इसका डी है, ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट में आप देखोगे कि ये नॉर्थ एंड साउथ ऑफ एएफ टाइप क्लाइमेट में देखने को मिलते हैं। और इसी के साथ ही हम ये देखते हैं कि ये सूडान वगैरह साउथ अमेरिका में और पराग्वे वगैरह में देखने को मिलते हैं। साउथ अमेरिका में ही पराग्वे है। और जो एनुअल रेनफॉल है ये कंसिडरेबली लेस देन दैट इन एएफ एंड एएम क्लाइमेट, और ये वेरिएबल भी होते हैं। और जो वेट सीजन है वो शॉर्टर होता है और जो ड्राई सीजन है ये लॉन्गर होता है, जिसमें जो ड्रॉट है यानी जो सुखाड़ जिसे कहते हैं वो ज़्यादा सीवियर है, यानी काफ़ी ज़्यादा बारिश की कमी देखने को मिलती है। और टेम्परेचर हाई होता है तभी तो बारिश की कमी है, यूँ कहें ड्रॉट है। और जो डायवर्नल रेंज है टेम्परेचर का ये भी ग्रेटेस्ट होता है ड्राई सीजन में। तो सारी चीज़ें सही बैठ रही हैं और क्वेश्चन ही यहाँ से लिफ्ट किया गया, तो आंसर जो है इसका डी है। तो एनसीईआरटी सुप्रीम है, आप देख सकते हो आज भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, खासतौर से ज्योग्राफी में। तो यहाँ हमने सारे क्वेश्चन वेजिटेशन के कवर कर लिए। उम्मीद है आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू, जय हिंद।